Hello everybody, welcome back. So in the previous two classes we have completed two chapters, chapter number 1 and chapter number 2. And आज हम लोग start करेंगे with chapter number 3 which is basically the product development. तो इसका मोटा मोटी ओवरव्यू बताता हूँ कि हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, जैसे कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट, व्हाट इज प्रोटोटाइप, व्हाट इज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था. हम लोग डीप डाइव करेंगे कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, उसमें चैलेंजेस क्या रहते हैं और हम लोग कैसे बना सकते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोटाइप के बारे में. सो व्हाट इज प्रोटोटाइप, what are the challenges in prototype, what is the difference between MVP and a prototype. So that is also we are going to study in this particular chapter. उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट ऑफरिंग के बारे में सीखेंगे, अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, अजाइल स्प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे. और मतलब ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर काफी सारे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे. So now let us start with this particular chapter. So the name of the chapter, as you all know, is basically chapter number 3, which is product development. So what is a product development in case of a startup? Product development is nothing but basically turning your idea into real product. आपको एक आइडिया है दिमाग के अंदर कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, एंड व्हेन यू आर टर्निंग दैट आइडिया, जब उस आइडिया को आप टर्न कर रहे हो एक प्रोडक्ट के अंदर, एक सर्विसेज के अंदर, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. उसी को प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, किसका लेते हैं, चलो फोन पे करनी, पेटीएम का लेते हैं. तो पेटीएम के अंदर उनको एक आइडिया आया कि इंडिया के अंदर कैशलेस अगर आपको ट्रांजैक्शन करना तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है. देयर इज नथिंग लाइक कि आप एक से दूसरे बंदे को डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो. एक मोबाइल बेस्ड नीड की जरूरत थी. वहां पे अगर आपको रिचार्ज भी करना होता था ना, तो आपको किसी एजेंट के पास में जाना पड़ता था पेटीएम आने से पहले. लेकिन जब पेटीएम आया तब उन्होंने सबसे पहले एक तो पेमेंट ट्रांसफर के लिए और दूसरा मोबाइल रिचार्ज करने के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया. तो उनके जो विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर है, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एंड व्हेन दे टर्न दिस आइडिया इनटू अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का. सो नाउ व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, लेट अस रीड. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स टर्निंग आइडिया इनटू द रियल प्रोडक्ट. तो आप देखोगे जितने भी कीवर्ड्स है ना, इसमें ऑलरेडी ऑल ऑफ देम आर हाइलाइटेड. तो आपको बस खाली जब आप पढ़ रहे हो ना, तो बस खाली कीवर्ड्स पे फोकस रखिएगा, और साथ ही साथ में ये वीडियो एक बार एक दो बार सुन लेंगे ना, और साथ में कीवर्ड्स पढ़ लेंगे, तो आपका आराम से ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा. तो सब चैप्टर्स की तरह इसके अंदर भी अपन ने क्या है कि अच्छे से ऑल द कीवर्ड्स को हमने हाईलाइट करके रखा है. ठीक है. नाउ it is a critical phase that involves whether the startup can succeed in solving a problem and meeting the customer need. तो बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट से हम लोग क्या करते हैं, हमको एक प्रॉब्लम आया, उसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन होगा. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा ना, तो आपका सस्टेनेबिलिटी, आपका जो स्केलेबिलिटी है, आपका जो ग्रोथ है, वो सब दाव पे लग जाएगा. तो बेसिकली इट इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट. अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है. नाउ बिफोर बिगिनिंग विद दिस चैप्टर, लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. सबसे पहले तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट अपन ने पढ़ा, टर्निंग ए आइडिया और ए कांसेप्ट इनटू अ टैंजिबल एंड मार्केट रेडी ऑफरिंग. इट डजंट मीन कि आपने एक प्रोडक्ट बना के अपने पास में रख लिया. यू शुड आल्सो मेक अवेलेबल दैट प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट को मार्केट में भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा, एंड देन ओनली योर बिजनेस विल सक्सीड. तो वही बोल रहा है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्टअप इन्वॉल्व्स टर्निंग ए कॉन्सेप्ट और आइडिया. एक कॉन्सेप्ट आया, एक आइडिया आपके दिमाग में आया, उसको हमने एक प्रोडक्ट या सर्विस का रूप दे दिया, and it should be market ready, it should be available to the general public, it should be very accessible to the general public. So that's what this point says. Now product development is about creating a product that solves a problem or meet a need in the market. That is what we have already understood, what the problem are people. So this is what this says, that entrepreneurs ask themselves when they are developing a product, जब हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम लोग को खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि what problem are people facing, कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट, हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं. और जो इन दोनों के बीच का जो फिलर होगा, जो इस दो क्वेश्चन को और प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन को जो मैच करेगा, मतलब प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन को बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ 4 फेजेस हैं. सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च. आपको अपना मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या जेन्युइन नीड है कि नहीं है प्रोडक्ट का. सेकेंडली आपको कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना पड़ेगा. कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करो कि क्या इस प्रॉब्लम के लिए ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन है क्या मार्केट के अंदर, क्या इस प्रॉब्लम के लिए कोई और भी बंदा है क्या जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा है. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द कॉम्पिटिटर एनालिसिस. आपको टारगेट करो, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो
कि जो टारगेट ऑडियंस है, जिनको मैं टारगेट करने जा रहा हूँ, मतलब जिनको मैं अपना प्रोडक्ट देके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझो कि उनको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, एंड उसको फिर आप क्या करो, वैलिडेट करवाओ। हाउ विल यू वैलिडेट इट? आप उनको यूज करने के लिए जो बेसिक वर्जन जो हमने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हम लोग कस्टमर्स को देते हैं, वो उसके ऊपर फीडबैक देते हैं कि सर हमको इसमें ये मॉडिफिकेशन चाहिए, हमको इसमें ये फीचर चाहिए, हमको ये वाला फीचर नहीं चाहिए। तो व्हाटएवर फीडबैक दैट यू रिसीव, उसको आप क्या करो, प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट करो और कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट दो। सो बेसिकली दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 parts. Basically, market research, competitor analysis, understanding of target audience, and validating concept validity. So this is viability. So this is basically the first step process in your product development. Now, minimum viable product. As we have learned, it is the simple initial version, which is a usable version of a product of your idea. तो मतलब एक प्रोडक्ट का, एक आपके आइडिया का एक यूजेबल वर्जन होता है जिसके अंदर एसेंशियल फीचर्स होते हैं, सारे एड ऑन फीचर्स नहीं होते हैं, जो एसेंशियल, जो मतलब आपको रिक्वायरमेंट है, जिस प्रोडक्ट का, जिस सर्विसेज का, तो उसमें खाली एसेंशियल चीजें ही होंगी, बाकी बाकी की सारी चीजें उसके अंदर नहीं होगी। सो एमवीपी इज बेसिकली क्या, एक इनिशियल वर्जन होता है जो कि एक यूजेबल वर्जन होता है, कि अगर आप वो मेरे को प्रोडक्ट में अगर आपको देता हूँ मार्केट के अंदर, तो आप उसको यूज तो कर सकते हो, लेकिन उसमें आप उसको कंप्लीटली, मतलब पूरा उसके फीचर्स को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर लिमिटेड फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है, टेस्ट इफ पीपल वांट इट एंड गेट देयर फीडबैक बिफोर इन्वेस्टिंग टू मच मनी एंड टाइम। वो वाली घूम फिर के बात आ गई कि हम लोग को मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्यों चाहिए, ताकि ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि क्या ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो अपन ने बनाया है, जो हमने प्रोडक्ट और सर्विस बनाया है, क्या वो प्रोडक्ट, क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सॉल्यूशन भी हमने प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन इफ दैट इज नॉट सुटेबल टू द जनरल पब्लिक, तो हम लोग ने जितना भी टाइम, जितना भी मनी, जितने भी अदर रिसोर्सेज उसमें स्पेंड किए हैं, तो उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। तो that is why there is a concept of minimum viable product. Now, mainly it is for internal usage by the team, or it is provided to the customer for their feedback and continuous improvement. ये अपने अपन लोग क्या करते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं for their feedback and continuous improvement. Now point number 3 talks about prototype. प्रोटोटाइप एंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। प्रोटोटाइप में भी क्या होता है, ये एक रफ और अनफिनिश्ड वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज क्रिएटेड टू विजुअलाइज और टेस्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट। इस लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी सेम, इट इज अ बेसिक वर्जन, इनिशियल वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट, whereas prototype is a rough and unmodified version of a product. तो बेसिकली काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट ही होते हैं प्रोटोटाइप और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, बस इसका यूज केस डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में अपन ने सीखा था कि ये वाला प्रोडक्ट अपन देते हैं कस्टमर्स को यूज करने के लिए, और उनका फीडबैक आता है, उसके हिसाब से अपन प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं। और इट इज यूजफुल फॉर, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल यूज, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड। नाउ प्रोटोटाइप में क्या होता है, जो प्रोटोटाइप का जो प्रोडक्ट होता है ना, इट इज बेसिकली यूज फॉर द इंटरनल पर्पसेस। हम लोग इंटरनल इसको यूज करते हैं। आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड अ टेबल आल्सो फॉर अ कंपैरिजन, लेट मी सी इफ इट इज देयर। यस, दिस, लेट्स सी दिस प्रोटोटाइप वर्सेस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ये वाला कांसेप्ट अपन यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और प्रोटोटाइप में क्या डिफरेंस होता है, लेट अस रीड इट। तो पर्पस क्या होता है, टेस्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट इंटरनली आइडिया और कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोटोटाइप। लेकिन इट इज टू बी टेस्टेड विद द रियल यूजर्स, मतलब अल्टीमेट कस्टमर्स के साथ में अपन को यूज करना है, तो हम लोग मिनिमम वायबल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेंगे। ऑडियंस कौन होते हैं प्रोटोटाइप के, तो प्रोटोटाइप के ऑडियंस होते हैं टीम मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स और द इन्वेस्टर्स। मतलब अगर मैं एक कंपनी हूं, तो मेरे जितने भी टीम में काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो खाली वो एम्प्लॉइज उसके होंगे, यूज केस होंगे। सेकेंडली, इन्वेस्टर्स जो पैसा डालने वाले हैं, उनको मेरे को प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर आप पैसा दोगे ना तो हम लोग इसके अंदर और पैसा लगाएंगे और हम लोग इसको ना इंप्रूव करके मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो इट इज यूजफुल फॉर स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। मतलब जो ऑलरेडी आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, तो उन स्टेक होल्डर्स के लिए भी ये जानना जरूरी है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो प्रोडक्ट आप ला रहे हो, बेसिकली वो दिखता कैसा है, उसका मतलब यूज केस क्या होने वाला है। तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटोटाइप विच इज अ प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक रफ और अनफिनिश्ड वर्जन होता है, जो कि हम लोग इन्वेस्टर्स को, टीम मेंबर्स को और स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं। वेयरएज एमवीपी इज प्रोवाइडेड टू द एक्चुअल कस्टमर्स, जो एक्चुअल हमारे कस्टमर्स होने वाले हैं, जो जनरल पब्लिक को हम लोग प्रोडक्ट और सर्विस देने वाले हैं, तो उनके लिए हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम लोग क्या बनाएंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो इट इज टू बी वेरी वेरी क्लियर, ये आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। दिस इज फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं, तो अपन आवर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर कि एमवीपी और प्रोटोटाइप में डिफरेंस क्या होता है। फंक्शनैलिटी क्या होती है, इट मे नॉट बी फंक्शनल और यूजेबल। फंक्शनैलिटी मतलब प्रोटोटाइप के अंदर तो खाली प्रोडक्ट लाके आपने खड़ा कर दिया, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वर्केबल कंडीशन में है कि नहीं है।
इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वर्केबल कंडीशन में होगा बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स, टू द रियल यूजर्स, उनको यूज करने के लिए दे रहे हैं। अगर वो काम ही नहीं करेगा तो उसका मतलब ही क्या होगा, राइट? तो दैट इज वाई फंक्शनलिटी के हिसाब से देखेंगे तो प्रोटोटाइप इज नॉट नेसेसरी। हम लोग एक प्रोडक्ट बना के रख देंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इन्वेस्टर्स उसको देखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, बात खत्म। लेकिन अगर कस्टमर्स को यूज करवाना तो उसका प्रोडक्ट का काम करना जरूरी है, वो प्रोडक्ट जो है वो फंक्शनल होना चाहिए। एंड दैट इज वाई मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के अंदर इट इज फुल्ली फंक्शनल बट मिनिमल फीचर्स। लेकिन फीचर्स कम हो सकते हैं, लेकिन वो काम करेगा प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट तो काम का होगा, लेकिन उसमें फीचर्स कम हो सकते हैं। दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? नाउ गोल क्या होता है? टू वैलिडेट आइडिया, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। अभी हमने एक प्रोडक्ट बना के रख दिया कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा दिखने वाला है। अब उसका वैलिडेट करना अपने को, क्या डिजाइन, उसका आइडिया की आइडिया बराबर है, उसका जो स्ट्रक्चर है कि क्या उसमें फिजिकल चेंजेस लाने हैं क्या अपने को, क्या उसमें एक पुर्जा जो अपन ने ऊपर लगाया क्या उसको नीचे लगा सकते हैं, क्या उसका बैटरी का एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट योर प्रोटोटाइप इज। एंड मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज वैलिडेट द प्रोडक्ट्स मार्केट डिमांड। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए एमवीपी का यूज करते हैं। सो दीज आर 4 parameters on the basis of which you can divide a prototype versus MVP. I hope this is very very clear to you. All right. If no, then you can rewatch the previous 2-3 minutes ka video and it will be clear. All right. Now let us move forward. Product market fit. Product market fit. So as the word suggests, product है वो market में fit होना चाहिए। Product X बनाया, मार्केट के अंदर एक्स चीज चाहिए, तो प्रोडक्ट इज मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, सो दैट इज द प्रोडक्ट मार्केट फिट। सो इट इज समथिंग दैट पीपल रियली वांट्स एंड इट सॉल्व्स अ रियल प्रॉब्लम फॉर देम। मतलब एक तो ऐसा है कि जो प्रोडक्ट पीपल, लोगों को एक्चुअल में चाहिए ही चाहिए, और इट इज एक्चुअली सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम, सो दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट मार्केट फिट। इन सिंपल टर्म यू कैन से इट इज योर प्रोडक्ट व्हाट पीपल वांट्स। हमारा जो प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट पीपल वांट्स, मार्केट इज इक्वल टू द राइट ऑडियंस हु नीड इट। मतलब हम उसको मार्केटिंग राइट ऑडियंस को कर रहे हैं एंड इट इज फिट। फिट मींस दे आर लविंग द प्रोडक्ट दैट व्हाट दे आर यूजिंग। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैंने अपनी क्लासेस लॉन्च की है, तो इट इज फॉर द राइट ऑडियंस। राइट ऑडियंस बोले तो जो इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जिनको अभी अपने, जिन्होंने सिर्फ 6 पेपर क्लियर किए हैं अपने इंटरमीडिएट के, और जिन्होंने सिर्फ 6 ही पेपर किए हैं मई 24 और सितंबर 24 के अंदर, और जिनको ऑल द 4 सेट ए बी सी डी चारों के चारों सेट एप्लीकेबल होंगे। तो मेरे लिए टारगेट ऑडियंस है और मैं उनको, उन्हीं के ऊपर उनको मार्केट कर रहा हूँ अपने प्रोडक्ट को, और इट इज फिटिंग, दे आर लविंग इट व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग। जो मैं इनकी नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, दे आर लविंग इट। सो दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट है जो कि मार्केट के अंदर फिट हो रहा है। प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर फिट हो रहा है, प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर फिट हो रहा है, दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट मार्केट फिट। अजाइल डेवलपमेंट, हम लोग ना यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन से ये लोग, ये टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है। दिस इज व्हाट डेफिनेशन व्हिच आई हैव गिवन फ्रॉम फॉर माय एंड फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, राइट? इनका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो नीचे दिया हुआ है। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि हम लोग को मालूम होना चाहिए अगर हम लोग ये चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो अजाइल डेवलपमेंट, इट मींस क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर और मैनेजिंग प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप। मतलब एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या फिर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्लान एंड फिनिश एवरीथिंग ऑल एट वंस, मतलब पूरा का पूरा हम लोग करेंगे, हम लोग उस प्रोडक्ट पे वहां पे पहुंच जाएंगे, वो नहीं करना। इससे अच्छा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट हम लोग बनाओ, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट पे रीच आउट करेंगे। सो इट इज मोर सिमिलर टू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, लेकिन जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन योर agile development methodology. So it is a method, it is a method to achieve a product market fit. Agile development को आप बोल सकते हो, it is a method to achieve the product market fit. All right, so it is a way to create software or manage projects step by step instead of trying to plan and finish everything all at once. All right, it is about working in small chunks. छोटा छोटा काम करेंगे हम लोग। ये छोटा काम किया, फीडबैक लिया, वापस उसके अंदर जो फीडबैक के हिसाब से इंप्रूवमेंट किया, और फिर बाद में वापस प्रोडक्ट को मार्केट में दिया, वापस फीडबैक आया, उसको इंप्रूवमेंट किया, और इट इज अगेन वी आर गिविंग इट बैक टू द कस्टमर्स। सो बेसिकली ये एक सर्कल है। यहाँ पे हम लोग खड़े, घूम के वापस हम लोग को इधर ही आना है। यहाँ पे आएंगे और इंप्रूवमेंट करके प्रोडक्ट को वापस देंगे, वापस घूम के फीडबैक आएगा, वापस यहाँ पे आ जाएंगे। ऑलराइट, सो गेटिंग फीडबैक एंड मेकिंग इंप्रूवमेंट्स एज यू गो, इट हेल्प्स डिलीवर रिजल्ट्स फास्टर, avoiding wasting time and ensure the final product meets the customer का needs को final product meet out कर रहा है। So this is basically a agile development methodology. अब agile sprint क्या होती है? Agile sprint is a time boxed fixed period during which a specific set of development task or work is completed. अभी agile development के अंदर जैसे अपन ने सीखा कि ये एक पूरा सर्कल है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग agile development के लिए यहाँ पे खड़े, ठीक है? यहाँ पे customers है,
ठीक है। अब अजाइल पे यहाँ पे अपन ने प्रोडक्ट दिया कस्टमर्स को, कस्टमर ने यहाँ पे फीडबैक दिया वापस अपने को, अपन ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट करके वापस इसको दे दिया। सो ये जो टाइम फ्रेम है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है इसके अंदर, यू कैन सी जस्ट अ सेकंड गिव मी मिनट। ये जो टाइम फ्रेम है, व्हाट यू कैन सी दिस होल सर्कल, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली द अजाइल स्प्रिंट। इट इज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विद इन विच a set of development task is to be completed। डेवलपमेंट टास्क क्या था कि हम लोग एक प्रोडक्ट देंगे कस्टमर को, कस्टमर वो रिपीट होकर उसका फीडबैक आएगा। सो दिस इज बेसिकली एंटायर सर्कल एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एजाइल स्प्रिंट। सो दिस आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। So it is a fundamental concept within the agile framework which is widely used in software development, and but can be adapted for various project management scenarios. So ये basically एक time frame है within which the entire task is to be completed. So agile sprint आप लोग को clear हो गया होगा. Now these are the general definitions. Now let us move on to the actual ones which is given into your textbook. So minimum viable product, so what I told is also same as equivalent to what is given in your textbook. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग इसका मतलब छोड़ के नहीं आ सकते, आप लोग आराम से इसका क्वेश्चन करके आओगे। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा, हाउ टू बिल्ड अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, अभी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनाना है अपने को, एंड कंसिडरेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए क्या कंसिडरेशंस होंगे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट के लिए। नाउ हाउ टू बिल्ड अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए। तो पॉइंट ए टॉक्स अबाउट हाउ टू बिल्ड अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई कोर वैल्यू प्रोपोजिशन, मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन अपन ने पढ़ा था कि हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट कस्टमर को, हम लोग क्या प्रॉमिस दे रहे हैं, हम लोग क्या सर्विसेज उन लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं कि सर हमको आपको ऐसा सर्विस देंगे कि आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो प्राइमरी आपका एम क्या है, आप प्राइमरी कौन से सॉल्यूशन के लिए, आप प्राइमरी कौन से प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेके आ रहे हो। सो दैट इज समथिंग आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले कि हम लोग इस प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। So define the primary problem the product aims to solve and identify the key features that provide the most value to the users। तो मतलब जो key features है, define the primary problem the product aims to solve and identify the key features that provides the most वैल्यू टू द यूजर्स, मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को, एंड व्हाई कस्टमर शुड ऑप्ट फॉर योर प्रोडक्ट ओनली। सो वो आपको मिनिमम वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन आप लेके आ रहे हो, तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए आप। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन योर developing a minimum viable product, MVP। Now onwards we will call it as minimum viable product, which is basically MVP। Okay, now create a prototype। प्रोटोटाइप अपन ने पढ़ा कि अगर अपने को प्रोडक्ट बनाना है, अभी मेरे को भी कोई प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को एक सॉफ्टवेयर एक स्टार्टअप के लिए एक आइडिया आके रखा, तो इट इज नॉट लाइकली कि मैं अपना जो भी सेविंग्स है, ठीक है, जिसके पास अच्छा पैसा होगा तो वो अपना सारा पैसा उसके अंदर लगा सकता है, लेकिन somebody who is having no resources with him, only idea he has, then how he will succeed। वो उसको एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा कि सर ऐसा डिजाइन है। वो अब जुगाड़ू कमलेश का आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया के अंदर, यू वुड हैव सीन कि वो एक ऐसा मशीन लेके आया जिससे कि मतलब ना वो बीच से हम लोग डायरेक्टली सीडिंग हो सकता है, और कुछ तो कॉन्सेप्ट लेके आया था वो शार्क टैंक इंडिया पे। तो उसके अंदर वो एक खाली प्रोटोटाइप लेके आया था कि सर ये एक खाली प्रोडक्ट मैंने बनाया है, आई डोंट नो कि अब मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मैंने पूरा का पूरा पैसा इसके अंदर खर्च कर दिया, अब मेरे को और पैसा चाहिए ताकि मैं इस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकूं। तो वो बंदा तो और उसने क्या किया, वो प्रोटोटाइप लेके आया शार्क टैंक इंडिया के ऊपर, और वहां पे उसने पिच किया विद द प्रोटोटाइप टू गेट मोर फंडिंग, टू गेट मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द शार्क्स, ताकि वो अपना एक्सपर्टीज यूज करके, शार्क्स का एक्सपर्टीज यूज करके उस प्रोडक्ट को और भी बेहतर बना सके, राइट। तो आपको एक प्रोटोटाइप क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप इसको इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को, मेंबर्स को दिखा सको, अपनी टीम मेंबर्स को कि यार अपने ऐसा बनाया है, एंड नाउ अपने को इस प्रोडक्ट पे बनाना है, मतलब एक्स प्रोडक्ट एक्स को एक्स में और भी फीचर्स ऐड करके इसको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू द जनरल यूजर्स, जनरल पब्लिक। तो उसके लिए आपको एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, सेकंड स्टेप इज टू आइडेंटिफाई इज टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप, आपको एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। फिर उस प्रोटोटाइप को आप किसको दो, एक टारगेट ऑडियंस को दो उसको यूज करने के लिए। प्रोटोटाइप मे और मे नॉट बी फंक्शनल, दिस इज व्हाट वी हैव लर्न। ये फंक्शनल भी हो सकता है, फंक्शनल नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें होती है। अगर प्रोडक्ट फंक्शनल है तो यू गिव इट टू द टारगेट ऑडियंस, उनको कुछ 5-10 जनों को यूज करने के लिए दो, उनके यूज केस के हिसाब से जो आएगा ना, आई मीन उन्होंने यूज किया तो उसको यूज करने के बाद में उनको कुछ तो फीडबैक आएगा कि यार इसमें ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इसमें वो इंप्रूवमेंट करना चाहिए। सो दैट इज बेसिकली आपको फीडबैक गैदर करो एंड देन यू इटरेट दैट फीडबैक, उसको इटरेट मतलब उसके अंदर आप यूज करो और उस फीडबैक को प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। सो दैट इज बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस को आप उसको दो,
फीडबैक को कलेक्ट करना है आपको, ठीक है, और फंक्शनल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली थर्ड स्टेप इन योर बिल्डिंग अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एंड लास्टली इज इटरेट एंड इम्प्रूव। कस्टमर का फीडबैक आया, कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से प्रोडक्ट में इटरेट करो, उसको आप अंडरस्टैंड करो कि कस्टमर का बेसिक नीड्स क्या है, कस्टमर को और क्या एड ऑन फीचर चाहिए, और अल्टीमेटली यू इंप्रूव योर प्रोडक्ट एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज until and unless you reach to a final product. So feedback received, make necessary iteration to enhance the product, continuous life cycle of testing, feedback and improvement until you have the product that resonate with the audience. मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट पे नहीं पहुंच जाते जो कि कस्टमर के साथ रेसोनेट करता है, तब तक इस प्रोडक्ट इस साइकिल को चलाते जाओ, और जब कस्टमर बोल दे कि भाई ये प्रोडक्ट तो हमको एकदम बेस्ट लगा है, तब वहां पे आप जाकर के उसको आप छोड़ दोगे। और ऐसा बहुत कम होता है, कस्टमर्स को जेन्युइनली फीडबैक चाहिए होता है, इसीलिए आप देखोगे कि हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर भी कंटिन्यूअसली अपडेट्स आते रहते हैं। चाहे बोलिए आज एडवांस टेक्नोलॉजी कितना भी पहुंच गया, लेकिन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स आते रहते हैं, कंटिन्यूअस अपडेट्स आते हैं एप्लीकेशंस पे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स आते रहते हैं। तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कस्टमर नीड्स। जैसे जैसे कस्टमर को नीड चाहिए होगा, आपको इसको इटरेट करके अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर बिल्डिंग अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now, point number B talks about consideration for the first time entrepreneur. अगर आप फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके लिए considerations क्या है while you are developing the minimum viable product. अगर आप एक minimum viable product बना रहे हो तो आपके लिए first time considerations क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको करना है focus on core functionality. core functionality मतलब एक specific problem को अगर आप एड्रेस कर रहे हो तो खाली उसी के ऊपर आपको फोकस करना है for the first few years. इसके लिए अपन लोग एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप ने जब लॉन्च किया था तब उनके फाउंडर के दिमाग में एक ही चाह कि यार मतलब देयर इज नथिंग लाइक व्हिच कैन देयर इज नथिंग लाइक ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन नहीं जिससे कि हम लोग टेक्सटिंग को आसान कर सके, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप को देखोगे आज के टाइम में सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट अगर देखना है तो वो व्हाट्सएप से बेहतरीन आपको कोई भी मोड नहीं मिलेगा। चाहे आपको किसी क्लाइंट से कुछ मंगवाना है, चाहे अगर किसी फ्रेंड को कुछ भेजना है, तो व्हाट्सएप इज समथिंग that is really something that जिसपे आप ना अंधे होकर विश्वास करके आप किसी को भी भेज देते हो। ऑलराइट, सो उनका कोर फंक्शनलिटी क्या था जब उन्होंने लॉन्च किया कि हमको एक ऐसा ऐप बिल्ड करना है, एक ऐसा ऐप डेवलप करना है जिससे कि क्या होगा, लोग आसानी से टेक्सटिंग कर सके एक दूसरे को, ईज ऑफ कन्वीनियंस हो सके टेक्स्ट करने के लिए। ऑलराइट, और वो उनका आज मेन जो वैल्यू प्रपोजिशन उन्होंने सोचा था उस टाइम पे, एंड दैट इज फ्रॉम डे वन टू टुडे आज तक वो काम कर रहा है। लेकिन ये एक बात अलग है कि वो बाद में उसमें एड ऑन फीचर्स एड ऑन करते गए। जब व्हाट्सएप ने लॉन्च किया था ना तब उनके पास में सिर्फ खाली टेक्सटिंग का ही ऑप्शन था, उसमें अंदर वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, स्टेटस अपडेट और जो आजकल अवतार वगैरह थे कुछ भी नहीं थे। आजकल तो कम्युनिटी ग्रुप बनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करते गए, जैसे जैसे उनका प्रोडक्ट का रीच बढ़ने लगा मार्केट के अंदर, दे स्टार्टेड कमिंग अप विद दोस प्रोडक्ट एज वेल। तो उनका कोर फंक्शन था कि हम लोग आपको ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका यूजफुल होगा, किसके लिए, जो कि आपका यूजफुल होगा टेक्सटिंग को इजी करने के लिए। और वो उनका काम कर गया तो फिर बाद में अगर वो मेन है आपका अगर काम कर गया तो उसके बाद में आप एड ऑन फीचर्स लेके आओ, और आज व्हाट्सएप इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड कंपनीज इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो फिर बात, so that is basically you should be focusing on the core functionality. So key features, avoid unnecessary complexities in the initial version. तो आपको वो कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था, खाली एक टेक्सटिंग का ऑप्शन था, ना तो कोई वीडियो कॉल था, ना कोई वॉइस कॉल था, ना कोई स्टेटस अपडेट था, कुछ भी नहीं होता था उसके अंदर। तो कोर फोकस वाज ऑन टू द कोर फंक्शनलिटीज। नाउ रैपिड इटरेशन बोले तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब जैसे जैसे व्हाट्सएप को मालूम पड़ने लगा कि अपना प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ रहा है, डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे, लेकिन लोगों को क्या चाहिए, एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि इससे ही हम लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉलिंग कर सके, इससे ही हम लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कर सके। ऑलराइट, इससे ही हम लोग को पता चल सके, जैसे कि इंस्टाग्राम के आया तो इंस्टाग्राम के बाद में व्हाट्सएप के अंदर भी स्टेटस अपडेट आने लगे। ऑलराइट, सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो चलता गया। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आप एक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है तो। बेसिकली इम्बेंस ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इटरेट क्विकली बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक। जैसे जैसे यूजर्स का फीडबैक आ रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। एंड to stay aligned with the market needs, conduct market research, align reviews for free samples and improvise the customer experience. customer की experience को आप उसको continuously improve करते रहो। lean approach बोले तो वो अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर के अंदर lean approach के अंदर हम लोग emphasize करते हैं resources का efficiency and we minimize the expenditure, avoid unnecessary expenditure, avoiding unnecessary time spent on something that is not going to add value to our product. तो बेसिकली लीन अप्रोच आपको यूज करना है अगर आप एक फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हो। यूजर सेंट्रिक डिजाइन, यूजर को जो फ्रेंडली होगा,
यूजर को जो इंट्यूटिव लगेगा और जो यूजर की नीड्स के साथ अलाइन करेगा, वैसा आपका प्रोडक्ट का डिजाइन होना चाहिए। ऑलराइट, स्केलेबिलिटी, तो while building the MVP consider its potential for scalability। अब जब व्हाट्सएप का जब उन्होंने सोचा कि हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि टेक्सटिंग को आसान करेगा, एक दूसरे को मैसेजेस भेजने के लिए वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे जिससे कि एक्सेसिबल हो, आराम से सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो। तो उन्होंने क्या किया, तो उनको लगा कि भाई ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग टेक्सटिंग के लिए कोई ऐसा अच्छा एप्लीकेशन नहीं है जो इजीली यूज कर सके, जो लोग अंधे होकर इस पर विश्वास कर सके। तो scalability was the biggest problem. So while building the MVP, consider its potential for scalability, ensure that the underlying architecture can accommodate future growth without major overhauls। तो उनको ओवरऑल्स तो करने पड़े व्हाट्सएप को। इट इज नॉट लाइक दे हैव नॉट डन ओवरऑल्स, दे हैव डन अ लॉट ऑफ ओवरऑल्स। आजकल तो आप व्हाट्सएप के थ्रू एक दूसरे को पैसे भी भेज सकते हैं। ऑलराइट, सो दे दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चेंजेस करनी पड़ती है और अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट एज अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट। इसके एग्जांपल्स रेजर पे, ओला इलेक्ट्रिक, अनअकैडमी। रेजर पे के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पेमेंट गेटवे ऑप्शन होता है जहां पे अगर आप किसी भी क्लासेस परचेज करते हो किसी से भी, तो आपको रेजर पे के थ्रू पेमेंट होता है। मोस्टली जगह पे रेजर पे यूज होता है, कई कई जगह पे अदर प्लेटफॉर्म्स भी है, बट या दैट इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड विद व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। अपन ने सीखा जो प्रोडक्ट जो मार्केट के हिसाब से फिट हो जाए, दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो इट्स अ स्वीट स्पॉट। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या है? इट इज अ स्वीट स्पॉट where the product seamless where the product seamlessly aligns with the market desire and demands, leading to organic growth। मतलब organically growth होता है आपका प्रोडक्ट। It is not just a milestone, it's a continuous process that requires dedication to customer satisfaction, adaptability to change and commitment to innovation। So product market fit, it is not a milestone कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो मार्केट के अंदर फिट हो गया, कस्टमर को सेटिस्फाई हो गया, बात खत्म। नहीं, आपको कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा। वही व्हाट्सएप वाला एग्जांपल, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया एंड दे प्रोवाइडेड इट टू द कस्टमर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर का फीडबैक आता गया वो उसमें इंप्रूव करते रहे। तो बेसिकली एक प्रोडक्ट जो मार्केट में फिट हो जाए, इट इज नॉट लाइक अ माइलस्टोन कि आपने अचीव कर लिया आप बंद, आपका बिजनेस मतलब अब चलता रहेगा ऑटोमेटिकली। नहीं, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं नोकिया का। जब नोकिया आया था ना, सबसे पहला स्मार्टफोन था 2000 1998 2000 तक, तो नंबर वन बेस्ट सेलिंग फोन्स होते थे नोकिया के। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आता गया, वो लोग इंप्रूवमेंट नहीं किए, उन्होंने कैमराज ऐड नहीं किए, उन्होंने स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं किए, ठीक है, और भी कई सारे फीचर्स उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स में नहीं प्रोवाइड किए, और अल्टीमेटली वो लोग खत्म हो गए। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पीक पे बैठा था बंदा, एक नोकिया एक ऐसा कंपनी था जो कि पीक के ऊपर बैठा होता, लेकिन इन द स्पैन ऑफ 3 4 5 years दे आर लाइक एट द कगार ऑफ बैंक्रप्टसी। उनका आज कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि नाउ दे आर कमिंग अप विद न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज, अपना नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, नए स्मार्टफोन्स लेके आ रहे हैं विद एड ऑन फीचर्स। बट एक टॉप पे बैठे थे, आज एक बॉटम पे पहुंच गए। दैट इज नॉट गोना वर्क आउट। अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं चलोगे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं करोगे, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से अगर आप नहीं चलोगे, तो चाहे भले आप एलन मस्क ही क्यों ना हो, you will be at the bottom one or the other day। All right, so that is basically the product market fit। Now relevance, तो प्रोडक्ट मार्केट फिट में हम लोग 4 चीजें पढ़ेंगे। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पीएमएफ फॉर द स्टार्टअप्स? तो प्रोडक्ट मार्केट फिट इज नथिंग बट पीएमएफ। तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पीएमएफ फॉर द स्टार्टअप? सेकंड, वी विल अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको क्या एडवांटेज मिलेंगे अगर आप प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाते हो? तो स्ट्रेटेजीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू फाइंड बेस्ट पीएमएफ। एक एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर आपको क्या करना, प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाना है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड इन फाइंडिंग अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। Let us start with what is the relevance for product market fit for startups। तो सबसे पहले तो फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। इससे क्या होता है ना, अगर आपका एक प्रोडक्ट विच इज बेसिकली फॉर कस्टमर नीड्स, अगर आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर की नीड्स को टारगेट कर रहा है, तो वो फाउंडेशन बन जाता है आपका सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। व्हाट्सएप के केस में ऐसा ही हुआ। जब वो लोग आए मार्केट के अंदर, तो एक ऑब्जेक्टिव कि हम लोग को मैसेजिंग को इजी करना है, एक्सेसिबल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट करना है एंड कन्वीनियंट करना है। ये 2 3 ऑब्जेक्टिव के साथ वो मार्केट में उतरे थे, और क्योंकि उनका प्रोडक्ट एक्चुअल में कस्टमर की नीड्स को टारगेट कर रहा था, तो उनके ग्रोथ के लिए एक फाउंडेशन बन गया। एंड टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट यूज एप्लीकेशन, मोस्ट वैल्यूड कंपनीज इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, तो इसलिए ये फाउंडेशन बन जाता है आपकी सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। तो रेलेवेंस क्यों है? ताकि आपको एक फाउंडेशन बने सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए। तो गेन मार्केट अट्रैक्शन, फेस डिफिकल्टीज,
तो इससे क्या होगा ना, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, तो आपको जो चैलेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग प्रोडक्ट मार्केट अप्रूव, तो वो सारी चीजें आपकी स्ट्रगल्स कम हो जाएंगे और एक सस्टेनेबल ग्रोथ आपको जरूर मिलेगा। सेकेंडली, रेड्यूसेस मार्केटिंग कॉस्ट। वर्ड ऑफ माउथ आपने सुना होगा कि वर्ड ऑफ माउथ से कई लोगों का क्या होता है कि कहां से कहां पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बुराना सर है, उनका जो कॉम्पैक्ट बुक जब उन्होंने लॉन्च किया था, तो दैट वाज बेसिकली सो कलर कोडेड कि उन्होंने इतना सिंप्लीफाइड तरीके से डायरेक्ट टेक्स्ट को कुछ 300 200 300 250 300 पेजेस के अंदर कवर करके रखा था। सो दैट बेसिकली उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैंने आज खरीदा, मैं बोलूंगा यार बहुत अच्छा बुक था, आई विल रिकमेंड इट टू यू माय फ्रेंड्स। तो वर्ड ऑफ माउथ से उनका बिजनेस इतना चला कि अभी रिसेंटली आई हैव हर्ड कि अभी कल ही उन्होंने जेके शाह, आई मीन वेरांडा हैज परचेज्ड द बीबी वर्चुअल्स 51% स्टेक फॉर एट अ वैल्यूएशन ऑफ 248 करोड़। मतलब 126 करोड़ रुपए से प्लस नेटवर्किंग कैपिटल, इतना पैसा इज वेरांडा गोइंग टू पे बहुत बुराना सर, मतलब जो उनका जो बीबी वर्चुअल्स है। तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में अंदर जा रहा है, तो आपका विदाउट मार्केटिंग भी आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अपना बहुत पुराना सर को अपन देख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज इंक्रीज वैल्यूएशन। तो सेम मतलब वैल्यूएशन, मार्केटिंग कम होगा, आपको मार्केटिंग करने का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा और उससे आपका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा आपके बिजनेस का। तो बहुत पुराना सर का वैल्यूएशन आज देखिए 2017-18 में आई थिंक उन्होंने वर्चुअल क्लासेस लॉन्च की थी, और विद इन ए स्पैन ऑफ 7-8 ईयर्स, मतलब कोविड के बाद में से तो उनका इतना जंप आया बिजनेस के अंदर कि उनका वैल्यूएशन 240 करोड़, 250 करोड़ का वैल्यूएशन पे वो पहुंच गए। तो यू कैन सी द अमाउंट ऑफ इंक्रीज वैल्यूएशन। अगर आप कस्टमर को एग्जैक्टली वही दे रहे हो जो देना चाहिए, तो दैट इज समथिंग तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। और बहुत बड़ा सर राजस्थान के एक छोटे से विलेज से आते हैं, तो दैट इज ऑल्सो लाइक व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग, उनका एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी उन्होंने अपने शेयर किया था एक पॉडकास्ट के अंदर विद कॉन्वर्सेशन विद कुशल, कि कैसे वो ना मतलब अपनी फैमिली को, उनका फैमिली का बैकग्राउंड बहुत खराब था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डिफिकल्टीज थी, और उनको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो पढ़ाना शुरू किए थे। उन्होंने पहले बीकॉम वालों को कॉस्टिंग पढ़ाया था, उसके बाद में और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास में गए, जेके शाह के पास में भी गए, जेके शाह सर की क्लासेस के उधर भी गए कि आप मेरे को एज ए टीचर रख लो, लेकिन उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज दे वर नॉट मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका नॉलेज नहीं था। लेकिन सी विद द हार्ड वर्क एंड द कंसिस्टेंसी आज वो कहां से कहां पहुंच गए। आज उनका वैल्यूएशन बिजनेस का 250 करोड़ तक भी पहुंच गया। So that is very very inspiring for them and a huge respect for him. Now point number B, basically competitive advantage of a good market fit. अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हो तो उसमें क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो सकते हैं। कस्टमर एक्विजिशन होगा, रिटेंशन होगा। कस्टमर एक्विजिशन मतलब कस्टमर को अक्वायर करना, नए नए कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर आपके पास में रिटेन करके रहेंगे। अब क्या होता है ना, कई कई बार क्या होता है कि आपका एक सब्जेक्ट की वजह से पूरा ग्रुप बच जाता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर सीए फाइनल्स। तो क्या होता है, जैसे कि सेकंड ग्रुप रहेगा, सेकंड ग्रुप के अंदर फाइनल के सेकंड ग्रुप में डीटी आईआईटी और आईबीएस करके है। अभी आईबीएस कभी कभी डिफिकल्ट आ गया पेपर, तो उससे क्या होगा कि आपका डीटी आईआईटी भी आपको, अगर आपको 60+ नहीं मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी सब्जेक्ट के साथ में आई मीन ऑल डीटी आईआईटी तीनों सब्जेक्ट को वापस पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आपने बहुत बड़ा सर से क्लासेस परचेज किया, तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है कि यार वो जो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, वो जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर योर एग्जाम्स। एटलीस्ट डीटी में तो आप पास हो ही जाओगे, देयर इज नो डाउट विद दैट। लेकिन अभी सपोज कीजिए कि आपने नवंबर 2025 के अंदर तो आप क्लासेस लोगे, और आई थिंक मई 2026 और नवंबर 2026 ऑनवर्ड्स आपका जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल होने वाला है। तो अब अगर आपने मई 25 में नवंबर 25 के लिए क्लासेस ली, तो आपके पास में ओल्ड बुक्स होगी, अब डायरेक्ट टैक्स कोड के हिसाब से नई बुक्स आएंगी, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, अगर आप बाई चांस खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, तो आप किसकी बुक्स परचेज करोगे वापस जीटी के लिए, भवन बुराना सर की बुक्स परचेज करोगे। तो बेसिकली कस्टमर का एक्विजिशन आपने किया इनिशियली वर्ड ऑफ माउथ से, जो आपका प्रमोशन हुआ, जो आपका मार्केटिंग हुआ, लेकिन उसके बाद में रिटेंशन होना भी तो जरूरी है। लेकिन उनका जो बुक्स का क्वालिटी है, कंटेंट इतना अच्छा है कि लोग ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बुक्स से मतलब रिटेन करेंगे, आपसे वापस बुक्स बहुत बनाना सर की डायरेक्ट टैक्स कोड की बुक्स मंगवाएंगे रादर देन इनकम टैक्स एक्ट की। ऑलराइट, सो दैट इज बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन एंड कस्टमर रिटेंशन। नाउ ब्रांड रिकॉग्निशन। नाउ सक्सेसफुल प्रोडक्ट मार्केट फिट ऑफन लीड्स टू इंक्रीज्ड ब्रांड रिकॉग्निशन। आज बीबी वर्चुअल्स, बीबी सर एक ब्रांड बन चुके हैं डायरेक्ट टैक्स के लिए, ठीक है। आज 50,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं सी इंडस्ट्री के अंदर। ऑलराइट, सो यू कैन सी कि जो ब्रांड उन्होंने रिकॉग्नाइज किया खुद के लिए,
अगर आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स की नीड को, अगर व्हाट्सएप का एग्जांपल देख लो, पेटीएम का देख लो, जोमेटो का देख लो, स्विगी का देख लो, जितने भी स्टार्टअप्स है उन्होंने कुछ ना कुछ यूनिक लेके आया है और जिससे कि आज उनका ब्रांड बन गया, आज वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ वैल्यूएशन पे बैठे हैं। जैसे कि अगर आप लोग बात करेंगे बाइजूस का, तो बाइजूस का वैल्यूएशन एट द पॉइंट इन टाइम $22 बिलियन तक पहुंच गया था, लेकिन अभी तो $1 बिलियन से भी नीचे है। तो वही है कि ब्रांड रिकग्निशन बन गया कि बाइजूस बन गया, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल, टेक्निकल गवर्नेंस, फाइनेंशियल इश्यूज, कुछ कुछ की तो इश्यूज थे उनके बिजनेस मॉडल में, इसलिए उनका बिजनेस आज इतना डाउन पे आ गया। लेकिन एक ब्रांड तो उन्होंने बनाया था कि $22 बिलियन तक के वैल्यूएशन में पहुंच गए थे। इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन, इट इनोवेट्स एंड डिफरेंशिएट्स देयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन वैलिडेटिंग कस्टमर फीडबैक। कस्टमर की फीडबैक के हिसाब से आप क्या करते हो, प्रोडक्ट मार्केट फिट के अंदर आप कस्टमर की फीडबैक के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर कहीं नहीं खिसकेगा, कस्टमर आपके पास में रहेगा, क्योंकि कस्टमर को मालूम है अभी मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो दे विल ultimately, if I give them a feedback, they will ultimately come up with that amendment or will that update into their application or maybe in their product. So basically innovation और differentiation से कस्टमर आपके पास में बने रहेंगे। मार्केट में लीडरशिप बनता है, मार्केट लीडर बन जाते हो आप उस इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। एंड लास्टली स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब क्या होता है, इससे आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बनाने में हेल्प होती है। अब आपको मालूम है आपका प्रोडक्ट कस्टमर के साथ में जा रहा है, अभी आप किसी इन्वेस्टर के सामने जाओगे और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस लेके जाओगे, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बना पाओगे कि क्या जब मेरा बिजनेस का वैल्यूएशन जो इन्वेस्टर सेट कर रहा है, क्या वो रीजनेबल है कि नहीं है, बेस्ड ऑन माय प्रोजेक्टेड रेवेन्यू व्हाट आई एम गोइंग टू जनरेट इन माय सब्सिक्वेंट ईयर्स, इन माय फ्यूचर ईयर्स। तो इससे आपको इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि क्या मेरे को इन्वेस्टर से पैसा इस वैल्यूएशन पे उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए। सेकेंडली, आपको इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, कि क्या मैं इस प्रोडक्ट का कोई एडवांस वर्जन मार्केट में लॉन्च करूं कि नहीं करूं, कि क्या वो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये भी आप इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के थ्रू, मतलब अगर आप प्रोडक्ट मार्केट फिट, अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में डाला है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि क्या मेरा कोई नया प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर चलेगा या नहीं चलेगा। तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ गुड प्रोडक्ट मार्केट फिट। नाउ point number C talks about strategies for the entrepreneur to find out बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब आप देखोगे ना, आपको कई सारे पॉइंट्स रिपीटेटिव लगेंगे, कस्टमर फीडबैक वाला, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन वाला, ठीक है, कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कस्टमर की नीड्स को मीट करना चाहिए। सो बेसिकली पॉइंट्स तो सारे घुमा फिरा के उतने ही है, लेकिन at different stages, different points, they have segregated these points new। आपको कई जगह लगेगा कि यार पॉइंट्स तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यस दिस यू आर करेक्ट, पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनका हर जगह पे अलग अलग सिग्निफिकेंस है, दैट यू आल्सो यू शुड अंडरस्टैंड राइट नाउ। सो डीप कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कस्टमर का डीप में। अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट लाना है, तो आपको कस्टमर को अच्छे से समझना पड़ेगा, उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा, उनकी वांट्स को समझना पड़ेगा, उनको क्या डिजायर्स है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनकी प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव टू बी अवेयर। आपको 101% इन सब का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, तभी जाके एक आप अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट लेके आ सकते हो। आपको पता ही नहीं कि कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है, तो आप कैसे ले आ सकते हो प्रोडक्ट मार्केट फिट। So this is a very general statement. These are very general statements that everyone, मतलब अपन लोग अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे, हम लोग सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर अपन लगाएंगे ना, तो हम लोग को डीपर अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी पता कर सकते हैं कि भाई ये तो बेसिकली एसेंशियल है ही है, अगर हम हमारे को अच्छा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर देना है। नाउ इटरेटिव डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, वही अपन ने पहले भी पढ़ा था कि कंटिन्यूअस इटरेटिव डेवलपमेंट, मतलब जैसे फीडबैक आया वैसे डेवलपमेंट करो, वापस टेस्ट करो मार्केट के अंदर। सो दैट इज अगेन अ वे टू प्रोवाइड अ बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट। देन फोकस ऑन कोर वैल्यू प्रपोजिशन। कोर वैल्यू प्रपोजिशन बोले तो आपका जो वैल्यू प्रपोजिशन मेन है, व्हाट्सएप का मेन वैल्यू प्रपोजिशन था कि हम लोग अफोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्सटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे दैट इज एक्सेसिबल टू एनीबॉडी इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। तो उनका वे पर अगर वैल्यू प्रपोजिशन पे अगर आप टिके रहोगे कि भाई मेरे को तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके बाद में आप एड ऑन फीचर लेके आइए, दैट इज सेकेंडरी, बट ultimately at the first glance you should be stick to your value proposition, and that is you have to focus on your value proposition to develop a great product market fit. Now measure and analyze market matrices। आपको क्या करना पड़ा, फाइनली एन एंटरप्रेन्योर शुड एस्टैब्लिश की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दैट अलाइन विद द प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर कंटिन्यूड सक्सेस। दे मस्ट मॉनिटर मैट्रिसेस सच एज यूजर एंगेजमेंट, कन्वर्जन रेट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब क्या होता है ना आपने प्रोडक्ट, अभी इसके अंदर काफी सारे टर्म्स देखे रखे जैसे कन्वर्जन रेट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये क्या होता है कन्वर्जन रेट, कस्टमर से, ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि ये, लेकिन यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कस्टमर रिटेंशन कितना हो रहा है, आई मीन हम लोग कितने कस्टमर को रिटेन कर पा रहे हैं।
अगर हमने 1000 रुपीज का एड रन किया है मार्केट के अंदर, तो अगेंस्ट दैट एड हाउ मेनी कस्टमर्स वी आर एबल टू अक्वायर एंड हाउ मच ऑफ रेवेन्यू वी आर एबल टू जनरेट। तो वो सबको मैट्रिसेस जो की मैट्रिसेस होती है वो सब भी आपको अवेयर होना चाहिए। दैट ऑल आल्सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इन ऑर्डर टू बिल्ड अ प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट अगर आपको बनाना है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर आप 1000 रुपए का खर्चा कर रहे हो मार्केटिंग के ऊपर एंड यू आर नॉट एबल टू जनरेट 100 रुपीज ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ दैट, देन योर प्रोडक्ट इज नॉट समथिंग विच इज वायबल फॉर द जनरल पब्लिक। वो पब्लिक को काम में नहीं आ रहा आपका प्रोडक्ट, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आपको कंटिन्यूअसली एनालाइज करना पड़ेगा। चेक करते रहो कि क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है। वो आप अपने रेवेन्यूज के थ्रू, अपने कस्टमर रिटेंशन रेशियोज के थ्रू, अपने कन्वर्जन रेट्स के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को नीड को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट टू इवेल्युएट वेदर आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं है। ऑलराइट, so these are certain strategies टू इवेल्युएट कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो एंटरप्रेन्योर्स को इवेल्युएट करने में हेल्प करेगा कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के हिसाब से सही है कि नहीं है। ऑलराइट, नाउ पॉइंट नंबर डी, चैलेंजेस फेस्ड इन फाइंडिंग प्रोडक्ट मार्केट फिट। अगर आप एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बना रहे हो, so what are the challenges that you are going to face in finding the product market fit? तो assumption misalignment। अब क्या होता है कि आप लोग assume करते हो कि लोगों को वो चाहिए, लेकिन लोगों को क्या पता वो नहीं चाहिए होगा। तो what will you do? Assumptions about the market needs, customer preferences that may be misleading। Like you may have misleading assumptions कि भाई product customers को वो चाहिए, लेकिन people may not be willing to pay for that। अभी इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं ना, तो इसका क्लासिक एग्जांपल है बाइजूस। बाइजूस ने 2021 और आई गेस 2022 के अंदर व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर किया था। दैट इज अ यूएस बेस्ड स्टार्टअप। वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कोडिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोडिंग से रिलेटेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो जब कोविड का टाइम चल रहा था 2020, 21, 22, दो तीन साल कोविड के आए थे बीच में, उस समय पे क्या हुआ कि जब उन्होंने उसको अक्वायर किया था तो उस एक्विजिशन से उनका रेवेन्यूज बढ़ गए, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे घर पे बैठ रहे थे और पीपल वर लाइक टू पे, लाइक मतलब पीपल पे कर रहे थे कि भाई बच्चे घर पे बैठे हैं तो चलो कुछ ना कुछ कोडिंग का स्किल सीख लेंगे। तो व्हेन दे एक्वायर्ड व्हाइट हैट जूनियर, तो उस टाइम पे 1-2 साल के लिए तो उनका रेवेन्यू बहुत अच्छा चला। लेकिन जैसे ही स्कूल वापस ओपन होने लग गए, जैसे ही बच्चे अपने स्कूलों में वापस जाने लग गए, वहां से उनका डाउनफॉल चालू होने लग गया। तो इफ यू सी देयर फाइनेंशियल, सबसे बड़ा जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उनका, तो वो व्हाइट हैट जूनियर का है, बाइजूस का। अगर आप लोग फाइनेंशियल खोल के देखोगे तो बाइजूस इज वन ऑफ द व्हाइट हैट जूनियर इज वन ऑफ द मेजर इशू व्हिच लेड द बाइजूस द वैल्यूएशन टू ड्रॉप फ्रॉम $22 billion to one less than $1 billion। तो बाइजूस की जो व्हाइट हैट जूनियर उनका एक्विजिशन था, दैट वाज नॉट, उनका अजम्पशन ये था कि ये कोडिंग का जो क्लासेस है वो चलता रहेगा फ्यूचर में भी, लेकिन नहीं। जैसे ही कोविड का टाइम खत्म हुआ, बच्चे अपने अपने स्कूलों में जाने लग गए, बच्चे अपने स्कूल्स की पढ़ाई करने लग गए, वो लोग कोडिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज उनके बिकने बंद हो गए। और इससे क्या हुआ, एक जो व्हाइट हैट जूनियर जो कि रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, वो उनके लिए एक लॉस मेकिंग बिजनेस बन गया। एंड दे एक्वायर्ड आकाश इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। आकाश इंस्टीट्यूशन का भी ऐसा ही था कि आकाश इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता था, लेकिन जब उन्होंने एक्वायर किया उसके बाद में कोरोना आ गया और सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। तो वो भी एक मेजर इशू बन गया उनके लिए कि उनको अपना ना उनके फाइनेंशियल्स को वीक बनाने के लिए। तो दैट इज अजम्पशन मिसअलाइनमेंट। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा चलेगा फ्यूचर में, लेकिन जो पीपल का नीड है, जो पीपल को अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो लोगों को, तो आपको मतलब आपका अजम्पशन तो मिसअलाइन करेगा ही करेगा, और आपका भी फिर बाइजूस के जैसा हालत हो सकता है। So this is a very classic example of how an assumption can misalign and lead to bankruptcy of your business. Premature scaling। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग स्केलिंग कर देते हैं कि यार थोड़ा बिक रहा है, इससे पहले ये स्केल करके और कहीं चले जाते हैं। So that you should avoid। Premature scaling can be detrimental for your business। Alright, increased cost without proportional revenue growth। अब क्या होता है कि अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपका रेवेन्यू का ग्रोथ होना चाहिए, तभी आप सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाओगे। लेकिन अगर आप बिना रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर खर्चा किए जा रहे हो और रेवेन्यू तो जनरेट हो नहीं रहा है, तो इट विल लीड टू अ सिचुएशन वेयर आपका कॉस्ट तो 1000 रुपीज है लेकिन रेवेन्यू 200 रुपए भी नहीं हो रहा। करेक्ट। सो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका बर्डन बढ़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी जो बिजनेस का जो बिजनेस बन रहा है, जो स्टार्टअप बन रहा है, वो एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप बनेगा। सो दैट इज अ चैलेंज फेसिंग प्रोडक्ट मार्केट फिट। इनएडिक्वेट कस्टमर फीडबैक। अब क्या होता है, अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाना होता है तो आपको कस्टमर्स के मार्केट में रिसर्च करना पड़ता है, कस्टमर्स का फीडबैक कंटिन्यूअसली आपको रिसीव करना पड़ता है। लेकिन it is not 100% surety that you will get a
एक्यूरेट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। अभी कस्टमर्स क्या होते हैं, कई बार मतलब ऐसे ही फालतू में कुछ भी टाइम पास करने के लिए फीडबैक दे देते हैं, सो दैट विल लीड टू ए इनकरेक्ट फीडबैक, और उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना, वो एक एडुकेटली इंप्रूव नहीं हो पाएगा, आप उसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते जो कि कस्टमर की नीड्स के साथ अलाइन करेगा। करेक्ट ना? अभी जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि अच्छा हम लोग इस प्राइस पे इसको खरीद लेंगे, लेकिन जब वो प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में आता ना, तो दे माइट नॉट बी विलिंग टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, नहीं खरीदेंगे। बोलते कुछ है, लोग करते कुछ और है। तो वो वाली चीज है कि इनएडिक्वेट कस्टमर फीडबैक, आपको एक एडिक्वेट फीडबैक लेना इज आल्सो बिगेस्ट चैलेंज इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट। कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स, अब क्या होता है, कंपटीशन भी आ जाता है मार्केट के अंदर। अगर आपने एक प्रोडक्ट लेके आया, अगर आप वो प्रोडक्ट दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, एक कंपटीशन और बनेगा। जोमेटो लेके आया तो उसके पीछे पीछे स्विगी भी आ गया मार्केट के अंदर कि भाई हम लोग भी दे देंगे। कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स, कंपटीशन के साथ लड़ना इज ऑल्सो अ मेजर चैलेंज while you are developing a strong product market fit. I hope all of these points are very very clear to you. इसके एग्जांपल्स फील्ड स्टार्टअप में स्नैपडील का एग्जांपल बहुत है। स्नैपडील के बारे में तो सबको मालूम ही होगा, म्यू सिग्मा, गूगल ग्लासेस एक्सेट्रा। एंड सक्सेसफुल में भारत पे, उड़ान, मीशो। भारत पे तो बेसिकली पेटीएम के बिजनेस मॉडल के हिसाब से चला पूरा, और मतलब बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे पहुंच गया था इन विद इन स्पैन ऑफ 2 or 3 years आई गेस। नाउ जर्नी फ्रॉम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट टू अचीविंग अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। अब क्या है ना, आपकी जो थर्ड चैप्टर के अंदर अ लॉट ऑफ केस स्टडीज आर गिवन, डंजो का, रेजर पे का, स्विगी का एक्सेट्रा, अ लॉट ऑफ केस स्टडीज आर गिवन इन योर बेसिकली चैप्टर नंबर 3। तो अगर आपको चेक करना है कि एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे बने, तो आप लोग एग्जांपल रेफर कर सकते हो, डंजो का, रेजर पे का, स्विगी का, जोमेटो का, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स देख रखे हैं आपके मॉड्यूल के अंदर। सो sorry, I would highly recommend to you to, if you are willing to learn more about it, then you should definitely refer ICA module, since it is not relevant from exam perspective, and hence I have not covered those case studies in this particular module. All right, now prototype and agile development methodology for tech startup. Now the next topic is basically prototype and agile development methodology for tech startups. So here the word is very crucial, the word given here is tech startup। खाली tech startup के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। टेक बोले तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं आजकल, तो ऑलमोस्ट एवरी स्टार्टअप इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। उनमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है, तभी जाके वो आज स्टार्टअप बन रहे हैं। ठीक है, और अपन ने अंडरस्टैंड किया था कि प्रोटोटाइप क्या होता है, और डिफरेंसेस भी समझे थे कि प्रोटोटाइप और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। दिस टेबल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ पॉइंट नंबर 20, प्रोटोटाइप्स आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर सेवरल रीजंस। अब प्रोटोटाइप्स क्यों हम लोग को जरूरी है? वैलिडेशन ऑफ आइडिया, कम्युनिकेट करने के लिए, यूजर फीडबैक, कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। अच्छा, वैलिडेशन ऑफ आइडिया, वैलिडेशन किससे? मार्केट में एक्सेप्टेंस होगा कि नहीं होगा। हम लोग ने प्रोडक्ट बनाया, अपन ने इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन किया। आई थिंक वी शुड नॉट डिस्कस ओनली, बट जस्ट हैव अ क्विक गो थ्रू अबाउट इट। वैलिडेशन ऑफ आइडिया, आइडिया का वैलिडेशन होता है, क्योंकि हम लोग अगर कस्टमर को, इन्वेस्टर को, किसी को भी दिखाएंगे, तो बताएंगे कि सर ये प्रोडक्ट है, तो वो लोग थोड़ा रिलाई करेंगे, अच्छा ये प्रोडक्ट बना सकता है बंदा। खाली हवा में बातें करेंगे कि सर हम ऐसा बना लेंगे, वैसा बना लेंगे, सो दैट डजंट give a proper satisfaction to anybody who is listening to your idea। ठीक है, सेकंड इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रोटोटाइप से क्या होता है, कम्युनिकेशन पे वजन पड़ता है। आप कोई प्रोडक्ट लेके साथ में जा रहे हो किसी के साथ में, तो आपकी बात का वजन पड़ेगा कि यार ये कुछ तो बना सकता है, मतलब इसका ये प्रोडक्ट है तो इसमें और इंप्रूवमेंट लाके एक बेटर प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो इट लीड्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक विजन का क्लैरिटी देता है कि आपका एक प्रोडक्ट है तो इससे हम लोग इस विजन पे जा सकते हैं। टीम मेंबर्स को, इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस आता है, इंटरनल कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, यूजर का फीडबैक आता है। अब प्रोटोटाइप आपके पास में है, वो आपको देखेंगे तो आपको फीडबैक भी देंगे। आपके जो मेंबर्स होंगे, आपके जो कस्टमर्स होंगे, आपके जो स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स होंगे, वो लोग आपको क्या फीडबैक भी देंगे कि यार अच्छा इसमें आप ये इंप्रूवमेंट लेके आओ, इसमें आप ये इंप्रूवमेंट लेके आओ। सो दैट इज आल्सो अ वन थिंग व्हाई अ प्रोटोटाइप इज एसेंशियल। एंड देन कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। तो जैसे कि हम लोग एक बेसिक वर्जन बना रहे हैं, हम लोग अपना पूरा का पूरा टाइम उसमें नहीं डेवलप कर रहे हैं, हम लोग अपना पूरा रिसोर्सेज, मनी, पूरा का पूरा पैसा हम लोग उसमें नहीं लगा रहे, तो उससे हमारा कॉस्ट और टाइम भी सेव होता है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स which is very which is instrumental for, which is why the prototype is instrumental for many reasons। ठीक है, now let us start with what are the challenges in prototyping। जब आप प्रोटोटाइप बनाते हो तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले तो अनक्लियर रिक्वायरमेंट। आप एक प्रोटोटाइप बनाते हो ना, तो देयर इज अ लैक ऑफ रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लियर डेफिनेशन कि आप क्या बनाने वाले हो, किस तरीके का बनाने वाले हो। तो आपको सबसे पहले डिफिकल्टी यही आएगी कि आप कैसे बनाओगे उसको। सो दैट इज द अनक्लियर रिक्वायरमेंट। आपको नहीं मालूम कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या होगा।
इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टर का रिक्वायरमेंट होगा जब आप प्रोटोटाइप बनाओगे, ठीक है। तो डिफाइनिंग क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट, तो प्रोटोटाइप रिलाइज हेविली ऑन, प्रोटोटाइप में हेविली क्या रिलाई करते हैं, डिफाइनिंग क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट। वन मेजर चैलेंज arises when the project requirement are vague and not well understood. So this is not the case in all the cases, मतलब एक ये वाला ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको अनक्लियर रिक्वायरमेंट होगा। मेनी टाइम्स आपको नहीं मालूम होता कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना होता है, आपको एक आइडिया होता है लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना होता है। तो इन दैट सिनेरियोस आपको प्रोटोटाइप करने में सबसे बड़ा दिक्कत आता है, इन क्लियर रिक्वायरमेंट आपको अंडरस्टूड नहीं होता है, ठीक है। आप वेग होता है आपका रिक्वायरमेंट, आपका अंडरस्टैंडिंग वेग होता है, आपका वेल अंडरस्टूड अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो इन सच केसेस आपको अनक्लियर रिक्वायरमेंट होता है कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। सेकंड इज स्कोप क्रीप। अब क्या होता है प्रोटोटाइप के अंदर जब आप इन्वेस्टर्स को देते हो तो समटाइम्स उनको जो फीडबैक आता है वो एक स्पेसिफिक बंच ऑफ पीपल के थ्रू आपको क्या आता है, फीडबैक आता है, rather than the actual customers। तो वो आपको कुछ फीडबैक दे सकते हैं जो कि आपके वर्जन से, जो आपका इनिशियल वर्जन प्रोडक्ट का, उससे आप बहुत ज्यादा हटके पहुंच जाते हैं। रेदर कस्टमर्स को एक सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए होता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को उसमें हो सकता है कि कई बार वो आपको कुछ ऐसा फीडबैक दे, कुछ आपको ऐसा सजेशन दे जिससे कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाए, ठीक है। तो उससे आपका जो मेन स्कोप है, जो आप मेन फंक्शनलिटीज को आप टारगेट कर रहे हो, तो आप उससे आपका स्कोप क्या हो सकता है, वाइडर हो सकता है, क्रीप भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली रिस्क ऑफ स्कोप क्रीप द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट गोल्स बियॉन्ड द इनिशियल स्कोप, मतलब आपका इनिशियल स्कोप क्या था और आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, तो वो भी एक होता है प्रोटोटाइप के अंदर। थर्ड इज लिमिटेड यूजर इन्वॉल्वमेंट। कई बार एक्टिव यूजर इन्वॉल्वमेंट टू गैदर वैल्यूएबल फीडबैक बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो वो एक प्रोटोटाइपिंग के अंदर सबसे बड़ा इशू आता है। ओवर एम्फेसिस ऑन द एस्थेटिक्स, मतलब उसका विजुअल एस्पेक्ट्स इतना अच्छा बना देते हो कि उसका जो कोर फंक्शनलिटीज है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो नहीं होने देना आपको, वो एक प्रोटोटाइपिंग के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आता है। देन लास्टली रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब team members stakeholders might not be, may hesitate to embrace the iterative and flexible nature of prototyping। प्रोटोटाइपिंग इटरेटिव और फ्लेक्सिबल नेचर होता है, तो उसकी जो ट्रेडिशनल टीम मेंबर्स हैं, जो आपके टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं, वो दे माइट नॉट बी विलिंग टू अडॉप्ट दीज काइंड ऑफ प्रोटोटाइप्स के जो बार बार फीडबैक आ रहा है, बार बार आप उसको इंप्रूव करके दे रहे हो, तो दैट दे माइट नॉट agree to do that, so that is also resistance to change, ठीक है। Now moving on to the understanding agile development methodologies in tech startup। Agile is a project management and project development approach that prioritizes what flexibility, collaboration, and responsiveness to the change. It emphasizes iterative progress, continuous feedback, and adaptive planning in the context of technology startup. Agile principles have been instrumental in enhancing innovation, streamlining development processes, and accelerating time to market। मतलब इसमें मेन अप्रोच जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अप्रोच होता है वो प्रायोरिटाइज क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को, कोलैबोरेशन को एंड रिस्पांसिवनेस टू द चेंज। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका अगर कोई सपोज कीजिए उस पर कोई फीडबैक आया तो आपको उसको अडॉप्ट करना है, ठीक है। उसको आप इटरेटिवली अडॉप्ट करके उसको आपको चेंजेस करके फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए चेंजेस करके देना है। तो आपको एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होना चाहिए, फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है अजाइल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं, सबसे पहला चैलेंज आता है अडॉप्टिंग टू द अजाइल कल्चर। अजाइल कल्चर को अडॉप्ट करना, आपके जो टीम मेंबर स्टेक होल्डर, सेम केस ऑफ प्रोटोटाइप में अंदर अपन ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस टू चेंज, तो वैसे ही यहाँ पे कि अडॉप्टिंग टू द अजाइल कल्चर इज अ मेजर चैलेंज, बिकॉज बार बार कस्टमर आते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे कि मेरे को इसमें, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस नहीं होता कि एक बार चला गया तो चला गया। कस्टमर का फीडबैक आया, इसमें चेंजेस किए, तो आपका जो मेन जो कोर फंक्शनलिटीज जो आपको, मतलब जो लेट्स से आपने आज एक प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने कस्टमर को दिया, कल को वो प्रोडक्ट कस्टमर लेके वापस आएगा फीडबैक के साथ में, तो आप उसी को डेवलप करते चले जाओगे। आपका जो रूटीन टास्क है नेक्स्ट डे का, जो आपको नया प्रोडक्ट डिलीवरी, तो वो आपका इफेक्ट होगा। तो दैट इज बेसिकली अडॉप्टिंग टू द अजाइल कल्चर। लेकिन मैनेजिंग चेंजिंग प्रायोरिटीज, तो जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, तो सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल, मतलब चेंजिंग फ्लेक्सिबिलिटीज, चेंजिंग प्रायोरिटीज, बार बार प्रायोरिटीज आपकी चेंज होती रहती है। जैसे कि अजाइल डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस चेंजिंग रिक्वायरमेंट, बट मैनेजिंग शिफ्टिंग प्रायोरिटीज कैन बी चैलेंजिंग। फ्रीक्वेंट रिप्रायोरिटाइजेशन कैन डिस्टर्ब प्लान्ड वर्क। मैंने बताया ना, आज एक प्रोडक्ट एक्स बनाया है, कल आपको प्रोडक्ट वाई बनाना है, आज एक एक्स बना दिया, कल को वाई, वो एक्स को वापस लेके आएगा, कस्टमर बोलेगा मैं इसको चेंजेस करके दो, तो वो आपका जो वाई का जो प्लान वर्क था कि मेरे को कल वाई बनाना, तो वो आपको पूरा नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली चेंजिंग प्रायोरिटीज को मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी, अब आपका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। आपको कल प्रोडक्ट वाई बनाना था, लेकिन वो वापस एक्स आ गया, तो आपको एक दिन का टाइम मिलता है, तो आपको एक्स को भी इंप्रूव करना है, वाई में भी काम करना है, तो आपका कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है। बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, अब बार बार क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक दिन के लिए एक्स और वाई दोनों पे काम कर सकते हो, लेकिन रोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फ्लेक्सिबल एक दिन के लिए हो सकते हो, रोज नहीं हो सकते। सो दैट इज हाउ इट इज कि राइट बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर इज क्रूशियल। टू मच रिजिडिटी कैन स्टिल इनोवेशन
while excessive flexibility may lead to lack of overall project control. इससे आपका प्रोजेक्ट का कंट्रोल भी चला जा सकता है. Effective collaboration and communication. Effective collaboration can hinder the effectiveness of the agile development. Challenges in communication or collaboration can hinder the effectiveness of the agile development. So this is also a challenge in your agile development methodology. Now, identifying crucial successful elements or product development like product tech, product offering, procurement and supply chain. इनके बारे में अपन लोग पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो इन्वेस्टर का एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट. जब एक इन्वेस्टर एक प्रोटोटाइप को देखता है तो वो क्या एनालाइज करता है उसके अंदर, ठीक है. इन्वेस्टर scrutinizes what various aspects of product development to assess its viability, potential and risk associated with the entrepreneurial venture. What are the key considerations that an investor take into account when he is scrutinizing a particular product? सबसे पहले तो मार्केट वैलिडेशन, मार्केट कितना बड़ा है, ठीक है. सेकंड इज योर क्लियर प्रोडक्ट डेफिनेशन एंड गोल्स. आपका वेल डिफाइंड प्रोडक्ट होना चाहिए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है. तो बेसिकली आपका गोल्स एक कंसाइज और क्लियर मैनर में आपको वो चेक करता है कि आपका गोल क्लियर है कि नहीं इन्वेस्टर, ठीक है. यूजर सेंट्रिक एंड डिजाइन एक्सपीरियंस. जब आपका प्रोडक्ट बना हुआ जब आप इन्वेस्टर के सामने पेश करते हो तो वो चेक करता है कि क्या ये यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, मतलब यूजर को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसका इंटरफेस ऐसा इतना खराब नहीं होना चाहिए कि यूजर को समझ में नहीं आए, ठीक है. तो बेसिकली यूजर सेंट्रिक डिजाइन है कि नहीं है, यूजर सेंट्रिक एक्सपीरियंस देने वाला है कि नहीं है. क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, एक्सपर्टीज अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग अ प्रोजेक्ट दैट स्पैन्स ओवर वेरियस टीम्स फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि क्या ये आपका ये जो प्रोडक्ट है ये क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन मतलब क्रॉस आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है. रिड्यूसिंग सॉइलिंग एंड इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कोलैबोरेशन अक्रॉस वेरियस फंक्शंस सच एज डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स. प्रोडक्ट हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका मार्केटिंग और सेल्स, तीनों के तीनों अलाइन होनी चाहिए, ठीक है. तो दैट इज आल्सो बीइंग सीन. आपका मार्केटिंग कुछ और बोल रहा है, आपका सेल्स वाला बंदा कुछ और बोल रहा है, आपका प्रोडक्शन वाला बंदा कुछ और बोल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए. इफेक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट लाइक दिस. अजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस. अजाइल डेवलपमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है. चैलेंजेस भी आते हैं लेकिन आपको अजाइल के थ्रू ही आपको अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हो. चैलेंजेस तो हर चीज के अंदर होते हैं, आप कोई भी चीज करो तो वो चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन आपकी प्रोडक्ट के अंदर अजाइल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस है कि नहीं है, दैट इज आल्सो बीइंग सीन. क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी चेक किया कि नहीं है. प्रोडक्ट पे लिखा होता है ना टेस्टेड या फिर चेक, तो वो क्वालिटी चेक आप इंटरनल करते हो कि नहीं करते हो प्रोडक्ट का. ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट सीधा बनाया और कंज्यूमर को यूज करने के लिए दे दिया. प्रोडक्ट बनाओ, उसको यूज करो, उसके बाद में आप कंज्यूमर को दो ताकि वो एक टेस्टेड, एक क्वालिटी अप्रूव प्रोडक्ट हो, ताकि कस्टमर को उसके साथ भी कोई भी इश्यू झेलना ना पड़े. स्केलेबिलिटी, क्या ये प्रोडक्ट आपका स्केलेबल है कि नहीं है. क्या पता एक स्पेसिफिक रीजन में उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट हो या फिर एक पूरा एक पर्टिकुलर स्टेट में ही हो, वो एक बिलियन डॉलर कंपनी बनने लायक ना हो. तो बेसिकली स्केलेबिलिटी कितना रहता है वो भी एक इन्वेस्टर असेस करता है आपके प्रोडक्ट का. लास्टली इज गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, मतलब इसको बोलते हैं जीटीएम, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी. मतलब एक्शन प्लान दैट स्पेसिफाइज हाउ अ कंपनी विल रीच टारगेट कस्टमर्स एंड अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आप देखोगे कीवर्ड्स को इतने अच्छे से हाईलाइट किया है कि आप हेडिंग पढ़ो, कीवर्ड्स को पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्या मतलब बोल रहा है ये. तो समझ में आ गया होगा. एक्शन प्लान that specifies how a company will reach target customers and achieve competitive advantage. मतलब competitive advantage कैसे achieve करेगा, target customers को कैसे आप reach out करोगे, ठीक है. So that was all about how an investor analyzes a product. Now understanding product technology, product offering, procurement and supply chain. सबसे पहले building a strong tech for a product. एक स्ट्रॉन्ग टेक बनाना. की पॉइंट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टेक फाउंडेशन फॉर द स्टार्टअप्स की प्रोडक्ट के लिए. सबसे पहले आपको क्लैरिफाई करना विजन, मिशन, पर्पस, आपका क्लियर गोल्स होना चाहिए. सेकंड इज असेंबल अ स्किल्ड टीम, आपको अच्छी टीम बनानी है. थर्ड इज चूज स्केलेबल टेक्नोलॉजीज, मतलब आपको फ्रेमवर्क, डेटाबेसेस आपको इतने अच्छे मतलब जो कि स्केलेबल है उनको आपको चूज करना पड़ेगा. प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी मेजर्स, एक इन रूबस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, समझ में आ गया होगा, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे आसान पॉइंट है कि आपको खुद से समझ में आ जाएंगे. अजाइल डेवलपमेंट विद एमवीपी, दिस अलाउज क्विक रिलीज, यूजर फीडबैक कोलैबोरेशन एंड यूजर फीडबैक कलेक्शन एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड यूसेज. तो ये भी आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए. ठीक है, इंप्लीमेंट कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग, set up continuous integration, continuous deployment pipelines for automated testing and deployment. मतलब implement कर लो continuous monitoring.
आपको जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप एक टेक वाले बंदे हो, आपका स्टार्टअप एक टेक स्टार्टअप है, तो उस केस के अंदर आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने विजन को क्लैरिफाई करो। सेकंड, एक अच्छी टीम को असेंबल करो जो कि टेक से रिलेटेड अच्छा नॉलेज रखती हो। थर्ड वन, स्केलेबल टेक्नोलॉजीज को यूज करो। अगर आप टेक रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपका डेटाबेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो कि स्केलेबल हो सके। कल को यूजर का रिक्वायरमेंट बढ़ा तो उसको और अगर डेटाबेस की जरूरत पड़ी, आपको अगर और ज्यादा डेटाबेस की जरूरत पड़ी, तो उस केस के अंदर आपको डेटाबेस स्केलेबल होना चाहिए। फोर्थ इज, प्रायोरिटाइज करो सिक्योरिटी मेजर्स को। अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टेक रिलेटेड और आपका कोई डेटाबेस यूज कर रहा है, तो उस डेटाबेस को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कल भी कोई भी आकर के जो डेटा कस्टमर का स्टोर हुआ है उसको वो ब्रीच कर सके। तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। अजाइल डेवलपमेंट आपको यूज करना है। इससे क्या होता है कि कंटिन्यूस फीडबैक आता है, कंटिन्यूस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होता है और अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलता है। लास्टली, इंप्लीमेंट करना है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग को। आपने ये सब इंप्लीमेंट कर दिया, सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट कर दिया, आपने स्केलेबल टेक्नोलॉजीज लेके आ गए, लेकिन उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करो कि क्या आज मैंने अपनी टेक्नोलॉजी को स्केल किया, तो कल आज से 1 महीने के बाद में और यूजर्स आए तो क्या मेरे को अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे को अपने सिक्योरिटी मेजर्स को अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द 6 pointer अप्रोच which will help you out in building a strong tech product. Okay, now what is left? 3 more pages left out. 2.5 pages, no, 1 and 2.5 pages. That's all. Okay. Lastly, product offering. Product offering refers to the combination of product or services that combines product that that a business provides to meet the needs and wants of target customers. It encompasses the tangible and intangible product offering, मतलब जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। आपका प्रोडक्ट हो गया, अब आपको उसको ऑफर करना पड़ेगा ना, कस्टमर्स को आप दोगे। मैंने बुक बनाया, मैं कस्टमर को दूंगा तो ही उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। उनको कस्टमर्स को नीड्स, उनकी जो वांट्स है, आपको जरूरत है कि मेरे को एक कंसाइज नोट चाहिए जिसके अंदर हमको कीवर्ड्स हाईलाइटेड मिल जाए, तो उस केस के अंदर आपको बेसिकली जो आपको प्रोडक्ट को ऑफर करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द प्रोडक्ट ऑफरिंग। हाउ आर यू गोइंग टू ऑफर द प्रोडक्ट? सबसे पहले तो एसेंशियल फीचर, ठीक है। एंश्योर योर प्रोडक्ट एड्रेसेस क्रिटिकल कस्टमर नीड्स, मतलब कस्टमर जो क्रिटिकल नीड्स है उनको आपको उनको एड्रेस करने वाला होना चाहिए। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, स्मार्टफोन्स लाइक Xiaomi, Redmi Note स्टैंड आउट फॉर ऑफरिंग एसेंशियल फीचर्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। मतलब अगर आपको प्रोडक्ट को ऑफर करना है तो आपको कुछ या तो एक सिमिलर प्राइस पे ज्यादा ज्यादा फीचर्स दो, या फिर सेम फीचर्स एट अ लोअर प्राइस दो, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट, एसेंशियल फीचर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे अपने मोबाइल फोन के अंदर। सेकंड, स्टीलर ब्रांड इमेज, मतलब रेप्यूटेबल ब्रांड बनाना है ताकि आपको ट्रस्ट और रिकॉग्निशन मिल जाए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफरिंग जब आप कर रहे हो तो आप स्टीलर ब्रांड इमेज बनाना है। जैसे कि आज तो जोमेटो, स्विगी है, ब्रांड है कि भाई अच्छे मंगाओगे तो आपको टाइम पर डिलीवरी होगा। टाइटन की वॉचेस आती है, ठीक है। अपन कोई भी ब्रांडेड शूज पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली ब्रांड इमेज रहती है कि यार इसका अगर प्रोडक्ट है तो वो अच्छा है। तो वो भी आपको प्रोडक्ट ऑफरिंग के टाइम में आपको एक अच्छा ब्रांड इमेज होना चाहिए, ठीक है। अफोर्डेबल इनोवेशन, इनोवेशन अगर आप कर रहे हो तो अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो यूजर्स के लिए फ्रेंडली है, उनको अच्छा आएगा, लेकिन वो दैट इज सो हाई, सो कॉस्टली कि मतलब वो लोग उसको परचेज नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको जो इनोवेशन होना चाहिए उसको आपको क्या अफोर्डेबल होना चाहिए। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल पतंजलि आयुर्वेद। पहले सब चीजें मतलब वो पता नहीं क्या क्या केमिकल से बनती थी, लेकिन जो पतंजलि आयुर्वेद बाबा रामदेव जब ये लेके आए तो बेसिकली एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे, जो मार्केट में जो अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसी प्राइसेस के अंदर आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन एक आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से वो बने हुए वो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बेसिकली आपका इनोवेशन है, आपने इनोवेशन किया, लेकिन वो अफोर्डेबल होना चाहिए। अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट ऑफरिंग के टाइम में अट्रैक्टिव पैकेजिंग। देखोगे आप पतंजलि के प्रोडक्ट्स कितने अच्छे से पैकेज्ड होते हैं, एक एज कंपेयर टू पतंजलि का जो कोलगेट आता है, मतलब पतंजलि का जो वो आता है ना दंत कांति, एज कंपेयर टू द कोलगेट। तो बेसिकली सिमिलर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग और ऑफरिंग भी उनका अच्छा होना है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली, जैसे पेपर बोट ड्रिंक्स आती है, सबसे अच्छा एग्जांपल्स क्या है, पेपर बोट ड्रिंक्स। आपने देखा होगा वो पाउच के अंदर आती है, कितनी टेस्टी आती है, डिलीशियस आती है वो ड्रिंक। एंड दैट टू उनका जो पैकेजिंग है दैट इज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। अगर आपको एक रैक के अंदर अगर कोको कोला थम्स अप के बीच में अगर वैसा पैकेट दिखेगा तो आपका मेन अटेंशन उसके ऊपर जाएगा कि अच्छा ये क्या पड़ा हुआ प्रोडक्ट, और आपको उसको परचेज कर ही लोगे आप। उसका पैकेजिंग इतना अच्छा है, उसका अंडर का क्वालिटी भी इतना अच्छा है जूस का। सो दैट इज बेसिकली अफोर्डेबल पैकेजिंग एंड इनोवेटिव पैकेजिंग होना चाहिए आपका, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट का। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सर्विसेज, कल को कोई भी प्रॉब्लम होता है, कल को अगर सपोज कीजिए कुछ भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो आपको एक क्या करना है, उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट सर्विस देना चाहिए। अमेजोन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल, सर्विसेज दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, कल को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो दैट इज बेसिकली इजी रिटर्न्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वारंटी सपोर्ट एक्सेट्रा आपको भी प्रोवाइड करना चाहिए। सो प्रोडक्ट ऑफरिंग के टाइम में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ प्रोक्योरमेंट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोक्योरमेंट कहाँ से होगा यार, बताने की जरूरत है क्या? हम लोग सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं, फाइनल के लिए हम लोग पढ़ाई चालू कर दी है। सोर्सिंग, अच्छा क्वालिटी मटेरियल सोर्स करो, आप परचेज करो, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करो, ठीक है। ओनली कीप प्रोडक्शन कॉस्ट इन चेक बट नॉट, ठीक है, दिस नॉट ओनली कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट इन चेक बट आल्सो एम्ब्रेसेस द कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपको एक अच्छा क्वालिटी मटेरियल प्रोक्योर करना है, सेकेंडली आपको कॉस्ट इफेक्टिव रहना है ताकि आप कॉम्पिटिटर्स के साथ में कम्पीट कर सको, तीसरा सप्लाई चेन में एफिशिएंसी होना चाहिए, आपका जो सप्लाई चेन होना वो एक अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को रिक्वायरमेंट है और आपका प्रोडक्ट उसको 10 दिन 20 दिन के बाद मिल रहा है। सप्लाई चेन बहुत अच्छा होना चाहिए, कस्टमर को चाहिए तुरंत उसको मिलना चाहिए। आपके रिटेल आउटलेट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेलेबल करवाओ ताकि कस्टमर्स को इजीली एक्सेसिबल हो सके। रिस्क मिटिगेशन मतलब this proactive approach minimizes the impact of potential disruption such as geopolitical tension affecting the availability of specific material। मतलब क्या होता है कि कई बार एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रीजन से आता है, अगर कल को उस रीजन के अंदर कुछ गड़बड़ होगी तो आपका तो धंधा बंद हो जाएगा, आपका रॉ मटेरियल नहीं आएगा वहां से। तो आपको रिस्क मिटिगेशन मतलब आपको एक नहीं दो तीन चार सप्लायर्स पर रिलाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली एक ही सप्लायर पर या फिर एक ही कस्टमर के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। आपको रिस्क मिटिगेट करके चलना है। कल को अगर वो सप्लायर, कल को आपका वो कस्टमर बंद हो गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, उसके जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, उसका उसका पर्सनल रीजंस की वजह से उसका अगर कुछ हो गया कल को, तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आपको जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको अच्छा क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना है, सप्लाई चेन में एफिशिएंसी लानी है। रिस्क मिटिगेशन मतलब एक से ज्यादा सप्लायर्स, एक से ज्यादा कस्टमर्स होने चाहिए। आप सोनली शुड नॉट रिलाई ऑन वन और टू कस्टमर्स, वन और टू सप्लायर्स। एक बंच ऑफ कस्टमर्स, बंच ऑफ सप्लायर्स होने चाहिए आपके पास में। सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखो ताकि आपको टाइमली प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट हो सके। लास्टली रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, आपको रेगुलेशंस मतलब जो गवर्निंग लॉज एंड रेगुलेशन है उनके साथ कंप्लाई करना है। जो कस्टम्स है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सबके साथ में आपको कंप्लाई करना है। प्रॉपर्ली टैक्सेस वगैरह को आपको पे करना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में, ठीक है। तो दीज वर पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स थे। कुछ भी नया नहीं था सीखने के लिए, बस एक बार पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन फॉर अ स्ट्रांग प्रोडक्ट डिलीवरी। मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट का डिलीवरी करना है, प्रोडक्ट को अच्छे से डिलीवर करना है, तो आपको एक स्ट्रांग सप्लाई चेन चाहिए। तो सबसे पहले हो सकता है एक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन मतलब आपका टेक्नोलॉजी इतना सॉलिड बनाओ कि जैसे कि अभी हम लोग बुक्स परचेज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई कई फैकल्टीज के बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं और ई पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप जैसे ही पेमेंट करते हो विद इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, करेक्ट। सेम आपको वो बुक्स वगैरह ई पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाती है। सेम होता है जब अपन लोग कोई बुक्स परचेज करते हैं तो हमारा जो बुक्स जो होता है ना, हमारा क्लासेस तो हमको मिल जाता है गूगल ड्राइव के थ्रू एक दो दिन के अंदर, विद इन 24 या फिर 48 आवर्स के अंदर। लेकिन जो बुक्स होती है वो 5-7-10 दिन तक भी टाइम लग जाता है उनमें। तो वो कैसे बुक्स के केस के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप टीडीसी के साथ पार्टनरशिप करके रखा है कि भाई हमारा जो बुक्स है वो कस्टमर को पहुंचना चाहिए, जो हमारे जो स्टूडेंट्स है उनके पास पहुंचना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने एक कोलैबोरेशन करके रखा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके रखी है कि जितना जल्दी हो सके बुक्स पहुंचाओ और एट अ मिनिमल कॉस्ट, तो वो पार्टनरशिप में चलेगा। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का केस हो गया ईपीडीएफ। आप ईपीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, अमेजोन के थ्रू भी आप बुक्स मंगाते हो, वहां पे आपको ईपीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, तो आप पेमेंट करते हो इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। तो आप टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के थ्रू कर सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल टू द कस्टमर। और दूसरा आप स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप के थ्रू कर सकते हो। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इंप्लीमेंटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन अ ब्रॉड स्ट्रेटजी दैट एनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है, जो कि सप्लाई चेन के काफी सारे एस्पेक्ट्स को एनकम्पास करता है, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर बना के दो, आपको क्लासेस आपको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली अपने ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जैसे पेमेंट किया विद इन 1 आवर 2 आवर आपको फटाफट से एक्सेस मिल जाएगा। तो दैट इज IoT एंड सेंसर्स, इंटरनेट ऑन थिंग्स डिवाइसेस एंड सेंसर्स फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इन्वेंटरी कैन बी यूज्ड। इसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शिपमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली सेंसर्स, जो नई नई टेक्नोलॉजी रियल टाइम ट्रैकिंग वगैरह जो ऑप्शंस आते हैं। आईओ इंटरनेट ऑन थिंग्स, कई बार क्या होता है जो आपका प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर सेंसर लगा हुआ रहता है ताकि आप उसको रियल एग्जैक्ट लोकेशन आप ट्रेस कर सको कि वो कहाँ पे है प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिलीवरी कार्स के अंदर सेंसर लगा रहता है कि आप ट्रैक कर सकते हो कि अगर कोई कार के थ्रू अगर आपने कोई भी व्हीकल के थ्रू अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया तो वही व्हीकल का लोकेशन क्या है। सो दैट इज बेसिकली द टेक्नोलॉजी, आप ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हो। ऑटोमेशन एंड ब्लॉकचेन, ऑटोमेटिंग द रूटीन टास्क। अभी जिससे क्या होता है कि
कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह पास करनी, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर लेके आओ, जैसे टैली वगैरह हो गया, तो ऑटोमेट करना, उसके अंदर भी ईआरपी आता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करके एक सॉफ्टवेयर आता है ईआरपी, एसएपी करके आता है, जो आपके सारे के सारे टास्क को ऑटोमेट कर देता है। एसएपी के अंदर आप उसको एक इनवॉइस का फोटो रख दो आप, वो ऑटोमेटिकली जनरल एंट्री पास कर देता है। आपको उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसके अंदर एंटर करना है बस, वो ऑटोमेटिकली जनरल एंट्री पास कर देगा, सप्लायर का नाम ऐड कर देगा, कस्टमर का नाम ऐड कर देगा, जितनी भी उसके अंदर जो चीजें, ऑटोमेटिक जीएसटी ऐड कर देगा, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा बिल आपका कैप्चर कर देगा अपने सिस्टम के अंदर। तो दैट इज एसएपी का यूज। तो आप ऑटोमेटेड करो सारे के सारे रूटीन टास्क को, ठीक है। ब्लॉकचेन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द सप्लाई चेन ट्रांजैक्शंस, मतलब ये ट्रांजैक्शंस का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हो। तो दीज आर बेसिकली द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई चेन। देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सप्लायर रिलेशनशिप, लॉजिस्टिक रिलेशनशिप, कोलैबोरेटिव प्लानिंग एंड इकोसिस्टम कोलैबोरेशन। सप्लायर रिलेशनशिप, नेगोशिएट करना फेवरेबल टर्म्स को, ताकि ना सप्लायर के साथ में आप अच्छे से टर्म्स के साथ में आप कस्टमर का सेटिस्फेक्शन अल्टीमेटली अचीव कर सको। लॉजिस्टिक पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं अपने, डिलीवरी पार्टनर्स बेसिकली व्हाट, आपने जो डीटीडीसी हो गया, ये कोरियर वाले, तो उनका आप यूज कर सकते हो सप्लाई चेन के लिए। डब्बा वाला का जो मुंबई के जो डब्बा वाला है वो बहुत फेमस होता है, तो उनका आप देख सकते हो कि लॉजिस्टिक पार्टनरशिप वगैरह, ठीक है, वो वाला। कोलैबोरेटिव प्लानिंग, implement collaborative planning process with key partners to align production schedules, inventory levels and demand forecast। समझ गए? पढ़ते ही समझ में आ जाएगा भाई, इतना अच्छे से यहाँ पे कंसाइज मैनर में लिखा हुआ है। इकोसिस्टम कोलैबोरेशन, consider participation in industry ecosystem or platform that facilitate collaboration between supply chain participants। मुंबई का डब्बा वाला इज द बेस्ट एग्जांपल। वहां पे सप्लाई चेन कितना अच्छे से चलता है, एक डब्बा वाला दूसरे को, दूसरा तीसरे वाले को, मतलब कैसे कैसे फटाफट इतना अच्छा इकोसिस्टम बनाया हुआ है, इतना अच्छा कोलैबोरेशन किया हुआ है सबके बीच में, कि उनका जो डब्बा वो एग्जैक्ट टाइम पे आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके जो भी मतलब दुकान पे, कहीं पे भी, स्कूल्स में टाइम पे पहुंच जाता है। तो दैट इज बेसिकली द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन रिलेटेड पॉइंट्स। That's all about chapter number 3. Let us move on to the question and answers. Thank you so much. Now let us start with chapter 3 के question and answers के साथ में, ठीक है। So what we have discussed, उस बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चंस को बहुत इजीली अच्छे टैकल कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि what makes achieving product market fit a formidable challenge for startups as discussed in the content। कंटेंट के अंदर डिस्कस होने के हिसाब से, कंटेंट में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने में व्हाट इज द फॉर्मेटेबल चैलेंज फॉर द स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप को क्या एक मेजर इशू आता है एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के लिए। सबसे पहले तो द नीड फॉर इमीडिएट रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एट द अर्ली स्टेज। क्या अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा याद आ रहा आपको कुछ पढ़ा? मेरे को तो कुछ नहीं याद आ रहा, क्योंकि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द गोल एट द इनिशियल स्टेज। जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपका मेन फोकस होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड के साथ में, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के साथ में मैच करे, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर फिट हो जाए। प्रोडक्ट मार्केट, मार्केट बेसिकली जो कस्टमर्स है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो पैटर्न है, उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है, उनका जो प्रेफरेंस है, उसके साथ में आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के बारे में तो हम कभी बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ फुल्ली फीचर्ड प्रोडक्ट। क्या हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि डाइवर्स कस्टमर प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई करे? दिस इज फाइन, हम लोग को कस्टमर्स की नीड के हिसाब से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, लेकिन क्या एक फुल्ली फीचर प्रोडक्ट लेके आते हैं? नहीं लेके आते। हम लोग का एक मेन टारगेट रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक कस्टमर प्रेफरेंसेस को टारगेट करना चाहिए, करेक्ट ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को ही होना चाहिए, करेक्ट। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फुल्ली फीचर्ड प्रोडक्ट दैट caters to diverse customer preferences। सो कस्टमर्स की सो प्रेफरेंस होगी, यू कांट सेटिस्फाई ऑल दोस 100, राइट। उसमें से जो मेन कॉमन 50 आएंगे ना, कॉमन 30 आएंगे, कॉमन 40 आएंगे, आप उनके ऊपर फोकस करोगे, राइट। सो दिस ऑप्शन आल्सो डजंट सीम्स टू बी बेटर फॉर मी। सो व्हाट इज द challenge that you face when you are developing a product, when you are achieving the product market fit? Balancing between product development and market demands, considering dynamic conditions। एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डिमांड को अगर आपको सेटिस्फाई करना तो वो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, बैलेंस करना आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ठीक है, और मार्केट की डिमांड। अब अगर आपका, जैसे अपन ने देखा था कि कस्टमर्स का फीडबैक कंटिन्यूअसली आता रहता है, उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करते रहते हैं। उससे क्या होता है, अपन ने, आपको याद होगा तो अपन ने पढ़ा था कि इससे हमारा रेगुलर बिजनेस इंटरप्शन होता है, ठीक है। हम लोग मार्केट में अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि एक प्रोडक्ट अपन ने दिया, उसमें बोलेंगे कि हमको इसमें ये चेंजेस करके दो, तो अपन नेक्स्ट डे भी उस पर ही काम करने लग जाएंगे।
थर्ड डे को कोई और दूसरा बंदा आएगा, बोला मेरे को इसमें ये चेंजेस करके दो, और फोर्थ डे कोई आएगा, बोला इसमें चेंजेस करने दो। जिससे हमारा रेगुलर बिजनेस होता है वो डिसरप्ट होता है और मार्केट को डिमांड को सेटिस्फाई करने में प्रॉब्लम होती है। सो ऑप्शन नंबर सी सीम्स टू बी बेटर। लेट्स सी व्हाट डस डी से। ओवरलुकिंग कस्टमर फीडबैक एंड रिलाइंग ओनली ऑन assumptions। नो, वी डोंट ओवरलुक व्हेन वी आर डेवलपिंग फॉर अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम लोग क्या करते हैं, assumptions पे रिलाई करते हैं क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में? डेफिनेटली नॉट। when we are developing a product, when we are achieving a product development, our main focus is onto the customer feedback. We don't overlook the customer feedback, rather we will look for the feedback which are very common, correct? जो कि जैसे भी अपन ने डिस्कस किया, अगर 100 फीडबैक आए तो 100 में से हम लोग देखेंगे कि 20 फीडबैक 30 फीडबैक ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जो सिमिलर लाइंस पे हो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 100 लोगों के हिसाब से 100 उसमें फीचर्स डाल देंगे अपन, नो, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू। सो बेसिकली बैलेंसिंग बिटवीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बैलेंसिंग बिटवीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डिमांड कंसिडरिंग डायनामिक कंडीशंस। डायनामिक कंडीशंस को देखते हुए एक बैलेंस बिठाना प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और मार्केट डिमांड्स को सेटिस्फाई करने में, इट बिकम्स अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर द स्टार्टअप्स एट द अर्ली स्टेज। So let's see what is given in the answer question number 1 का आंसर सी हो रहा है। 1 का आंसर क्या है यहाँ पे? सी है, राइट? नाउ प्रतीक द हेड ऑफ ऑपरेशंस एट कैरीकार्ट। कैरीकार्ट अ लॉजिस्टिक कंपनी। कैरीकार्ट क्या है? एक लॉजिस्टिक कंपनी है। was struggling managing challenging priorities in agile development। ठीक है, as a consultant to the startup, what is the common challenge you feel Pratik is facing in the project Flacon? इस प्रोजेक्ट में उसको क्या मेजर चैलेंज आ रहा है? स्ट्रगलिंग विद मैनेजिंग चेंजिंग प्रायोरिटीज इन अजाइल डेवलपमेंट। अब अजाइल डेवलपमेंट से क्या होता है? अजाइल डेवलपमेंट में हम लोग, जैसे कि अपन ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि धीरे धीरे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, मतलब कोई भी आया तो उसके हिसाब से हम लोग अजाइल रहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग अडेप्टेबल रहते हैं। तो वहां पे भी अपन ने देखा था कि इससे हमारा रेगुलर बिजनेस डिस्टर्ब होता है। तो डिस्ट्रप्शन ड्यू टू फ्रीक्वेंट रिप्रायोरिटाइजेशन इम्पैक्टिंग टाइमली डिलीवरी। तो वहां पे अपन ने देखा था कि उससे हमारा क्या, कि डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। डिमांड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो टाइमली डिलीवरी नहीं हो पाएगी। So this option is the right answer for this particular। difficulty in adapting to agile culture, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ हो जाता है, लेकिन स्ट्रगलिंग मैनेजिंग चेंजेस प्रायोरिटीज। अब यहाँ पे देखोगे आप, प्रायोरिटीज वर्ड दिया हुआ है, तो वी हैव टू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अजाइल डेवलपमेंट में प्रायोरिटीज कैसे अफेक्ट होती है। प्रायोरिटीज अफेक्ट होती है अजाइल डेवलपमेंट में, क्योंकि हम लोग को फीडबैक के हिसाब से कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट को अपडेट करना पड़ता है और उससे टाइमली डिलीवरी अफेक्ट होती है। तो आप यहाँ पे देखोगे वर्ड क्या दिया हुआ है? प्रायोरिटीज। और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन देखे रखे, कहीं पे भी प्रायोरिटीज का जिक्र नहीं है। यहाँ पे रिप्रायोरिटाइजेशन का देखो यहाँ पे जिक्र किया गया, करेक्ट? तो वर्ड्स के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो डिस्ट्रप्शन ड्यू टू फ्रीक्वेंट रिप्रायोरिटाइजेशन इंपैक्टिंग टाइमली डिलीवरी। फ्रीक्वेंट रिप्रायोरिटाइजेशन, हम लोग अपने काम को रिप्रायोरिटाइज करते रहते हैं, बार बार प्रायोरिटाइज करते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे टाइमली डिलीवरीज को अफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। सो लेट अस सी पॉइंट नंबर 2 का आंसर क्या आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 का आंसर आ रहा है यहाँ पे डी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, Sugandha, the design head at Pentiro, an online painting tool for kids, was in the process of building an MVP। एक MVP बना रही थी, ठीक है। She was convincing her team to create a prototype। प्रोटोटाइप बनाना है आपको, अपन ने पढ़ा था प्रोटोटाइप क्या होता है, उसके बाद में अपन ने ये भी देखा था कि MVP क्या होता है। What arguments with respect to prototype for MVP is in favor of Sugandha। सुगंधा के फेवर में एक प्रोटोटाइप से रिलेटेड क्या आर्ग्यूमेंट फेवरेबल होगा? प्रोटोटाइप में टू लॉन्च द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट विद ऑल फीचर्स इंटैक्ट। क्या ऐसा करते हैं क्या? प्रोटोटाइप में ऐसा डालते हैं क्या? सारे फीचर्स डाल देते हैं क्या? नहीं भाई, प्रोटोटाइप तो एक इनिशियल मॉडल होता है, उसमें कुछ भी फीचर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ खाली एक दो एसेंशियल फीचर्स हो सकते हैं। खाली एक डब्बा बना हुआ रहता है, दिखेगा कि अच्छा ऐसा प्रोडक्ट दिखने वाला है। इट इज नॉट लाइक ये फंक्शनल भी होगा। इट डजंट मीन दैट इट्स गोइंग टू बी फंक्शनल ओनली। इट कैन बी नॉन फंक्शनल एज वेल प्रोटोटाइप। ठीक है, तो डेवलप ए कॉम्प्लेक्स वर्जन शोकेसिंग ऑल पॉसिबल फंक्शनैलिटीज। क्या ऐसा भी करते हैं? बेसिक वर्जन बनाते हैं अपन, आपको याद होगा तो अपन ने पढ़ा था बेसिक वर्जन बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड वन, टू टेस्ट एंड गैदर फीडबैक ऑन टू कोर फीचर्स एंड यूजर एक्सपीरियंस। क्या टेस्ट एंड गैदर फीडबैक ऑन टू कोर फीचर्स एंड यूजर एक्सपीरियंस? तो क्या प्रोटोटाइप हम लोग कस्टमर्स को देते हैं क्या? वेरी रेयरली। वी मेक इट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग इन्वेस्टमेंट। तो क्या इससे फीडबैक आता है समटाइम्स, बट नॉट ऑल द टाइम। लास्टली, तो हम लोग को मोस्ट राइट आंसर अपने को चूज करना है, तो ये वाला आंसर हो सकता है इसका। लेकिन क्या पॉइंट डी में इससे भी बेटर आंसर दिया हुआ? तो लेट अस लुक फॉर दैट। टू स्किप द टेस्टिंग फेज एंड डायरेक्टली प्रोसीड टू द प्रोडक्ट लॉन्च। क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हम लोग टेस्टिंग फेज को निकाल सकते हैं और डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट लॉन्च के साथ में? कैसे करोगे भाई? प्रोटोटाइप के बिना, एमवीपी के बिना अगर लॉन्च करोगे ना तो मुंह केवल गिरोगे। यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन द लॉन्ग टर्म, राइट? So what you have to do is you have to test and get the feedback on the core features। क्योंकि तीनों ऑप्शन ही कहीं नहीं दिख रहे।
Prototype, sometimes we give it to the customers, not all the times. So some sort of this answer seems to be more genuine as compared to the other three, right? क्योंकि हम लोग प्रोटोटाइप में इनिशियल वर्जन लेके आते हैं, फाइनल वर्जन नहीं लेके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये वर्ड यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग फाइनल वर्जन लेके आते हैं नहीं। सेकंड, डेवलप ए कॉम्प्लेक्स वर्जन, क्या हम लोग कॉम्प्लेक्स वर्जन बनाते हैं? नहीं, हम लोग इनिशियल वर्जन बनाते हैं। तो आपको वर्ड्स के ऊपर क्या करना है, वर्ड्स के ऊपर आपका क्या ना कमांड होना चाहिए। एक दो बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। टेस्ट एंड गैदर फीडबैक, तो थर्ड के अंदर आई थिंक सी सीम्स टू बी द राइट आंसर। फोर्थ वन का आंसर देखते हैं, हर घर वाज पिचिंग देयर बिजनेस आइडिया टू द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है। वन ऑफ द इन्वेस्टर फ्रॉम दुबई वाज really interested in knowing the cross functional collaboration considering by Hargar during product development, ठीक है। और क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन के बारे में बात की गई है, तो आपको भी एक ऐसा वर्ड ढूंढना है, मतलब आपको एक की वर्ड्स फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर, तो आपका आंसर भी चुटकियों में निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड जो दिया हुआ है वो है क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। तो इससे रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ हो, कोशिश करना थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग लगाना, जो आपने फाउंडेशन लेवल पे सीखा था, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना, आप आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अपन कॉन्सेप्ट्स पे नहीं, मतलब इसी के थ्रू अपन ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हमको आंसर मिल सकता है क्या इस अप्रोच से। श्याम द को-फाउंडर वाज नॉट वेरी सीरियस ऑन द अप्रोच एज द अदर को-फाउंडर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन एक्सप्लेन रेलेवेंस टू द श्याम? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन कंसीडरिंग फॉर व्हाट? फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, टू सॉलिडली फोकस ऑन प्रोडक्ट डिजाइन विदाउट कंसीडरिंग मार्केट डायनामिक्स। पागल हो क्या भाई, मार्केट डायनामिक्स हमको सब चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, खाली प्रोडक्ट डिजाइन पे ही काम नहीं करना। मार्केट डायनामिक्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर पैटर्न्स, कंजम्पशन पैटर्न्स, सारी चीजों को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके अपन क्या कर पाएंगे, एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो क्या ये राइट आंसर है? दिस इज नॉट राइट आंसर, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग आंसर। यू विल नॉट लुक एट इट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 2 बोलता है टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस विद अ सिंगल फंक्शंस टू कॉस्ट एफिशिएंसी। टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस विद अ सिंगल फंक्शन विद इन अ सिंगल फंक्शन, नॉट नेसेसरी। कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए नॉट नेसेसरी कि आपको एक सिंगल फंक्शन में ही काम करना है। आपको ऐसा कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब आप कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम में आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि आपका कॉस्ट कम हो, चाहे वो सिंगल फंक्शन के थ्रू, चाहे 4 फंक्शंस के थ्रू हो, नॉट सोनली ऑन द सिंगल फंक्शन। सो दिस डजंट सीम्स टू बी बेटर फॉर मी। टू एंश्योर एंटरप्रेन्योर्स हैव एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शनल इंडिपेंडेंटली। हाँ, क्या ऐसा भी होता है क्या? क्या एक एंटरप्रेन्योर को एक्सपर्टीज हो सकता है ऑल फंक्शंस में? तो फिर को फाउंडर का जरूरत क्यों होता है? जैसे कि हम लोग अलग आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ को फाउंडर फॉर अवर बिजनेस। तो बेसिकली ये आंसर भी नहीं होगा। टू प्रमोट इफेक्टिव कोलैबोरेशन अक्रॉस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड होलिस्टिक प्रोडक्ट सक्सेस, मतलब इफेक्टिव कोलैबोरेशन में ये हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अक्रॉस डेवलपमेंट सच एज मार्केटिंग, सेल्स फॉर होलिस्टिक प्रोडक्ट सक्सेस। आपको एक क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन क्यों चाहिए होगा? इससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, मार्केटिंग, सेल्स, इससे सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ड दिख रहेगा क्रॉस कोलैबोरेशन से रिलेटेड, एंड द आंसर हम लोग अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, हम लोग अपना क्या लगाएंगे, थोड़ा जनरल नॉलेज लगाएंगे, तो उसके हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, और हमारे बुक के अंदर भी यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, उसका आंसर क्या दिया हुआ है? सी। 4 का डी दिया हुआ है, 3 का क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। 3 का सी अपन ने टिक किया था, एंड 4 का डी इज द राइट आंसर। दिस इज द रॉन्ग आंसर, दीज बोथ आर रॉन्ग, और इसका क्या आंसर होगा? सिर्फ खाली डी इज द राइट आंसर। Now, last question of this chapter. Alex is developing a new productivity app. ठीक है, Alex has conducted initial market research and built a minimum viable product. Based on the insights gathered, however, Alex is now facing the challenges of refining the product to ensure the best fit in the market. Okay, what strategy should Alex adopt to enhance the product fit? Product fit को करने के लिए उसको क्या strategies को focus करना चाहिए? Alex ने conduct किया initial market research, ठीक है। इनिशियल मार्केट रिसर्च एलेक्स ने क्या किया है, कंसीडर मार्केट रिसर्च उसने क्या किया है, कंडक्ट किया है, एंड हैज बिल्ट अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी बना दिया है। बेस्ड ऑन द इनसाइट्स गैदर, जो भी इनसाइट्स उसने गैदर किया है उसके हिसाब से उसने क्या किया, एक एमवीपी बना दिया है। नाउ एलेक्स इज फेसिंग इशू रिफाइनिंग द प्रोडक्ट टू एंश्योर द बेस्ट फिट। अब आपने एमवीपी तो बना दिया, अब एमवीपी को प्रोडक्ट कस्टमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स को दो टेस्टिंग के लिए, कस्टमर का फीडबैक आएगा उसके हिसाब से उसमें चेंजेस करो, फिर से कस्टमर को दो, कस्टमर का फीडबैक आएगा उसके हिसाब से आप चेंजेस करो, फिर से कस्टमर को दो। सो दिस साइकिल कंटिन्यूज, और फिर आपका एक प्रोडक्ट क्या बनता है, एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फिट होने वाला बन जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को समझना पड़ेगा, एक बेसिक वर्जन बनाने की। आप समझो कि आप कौन सी कैटेगरी के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप ये समझो, टारगेट कर लिया, उसके बाद में आप उनके प्रेफरेंसेस को समझो, कस्टमर किस तरीके का सोल्यूशन चाहिए,
ठीक है, फिर आप उनको यूज करने के लिए दो, उनका फीडबैक गैदर करो। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट अपने को कहीं भी मिलता है तो हम उसको राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, स्किप द इटरेटिव डेवलपमेंट। भाई क्या यार, ये पागल समझ रखा है कि अपन पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं अच्छे से, इटरेटिव डेवलपमेंट को कैसे आप स्किप कर सकते हो, टेस्टिंग फेज को आप कैसे स्किप कर सकते हो। एंड टेस्टिंग फेज, ये बोल रहा है इटरेटिव डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज को आप स्किप कर दो। साला पागल, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या हमारे माथे पे, दिमाग खराब है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या बोलता है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस थ्रू मार्केट रिसर्च एंड यूजर फीडबैक। कुछ तो कुछ लग रहा है यहाँ पे दया, ठीक है। आगे हम ऑप्शन देखते हैं कुछ। सी इज एक्सपेंड द प्रोडक्ट फीचर्स टू कैटर टू अ ब्रॉडर ऑडियंस। क्या हमको ब्रॉडर ऑडियंस को कैप्चर करना है क्या? हम लोग को कैप्चर करना है, लेकिन जिस टारगेट कस्टमर्स को हम लोग कैप्चर, टारगेट इंडस्ट्री के कस्टमर्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उसी के कंप्लीट ऑडियंस को हम लोग को कैप्चर करना है, ठीक है। तो एक्सपेंड द प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सपेंड नहीं करना है इनिशियल वर्जन में, आपको जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स डालने हैं। तो दिस ऑप्शन डजंट सीम्स गुड। फोर्थ, अवॉइड मेजरिंग मेट्रिक्स एंड रिलाई सोली ऑन इंट्यूशन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इंट्यूशन के ऊपर काम कर लोगे, इंट्यूशन के ऊपर काम करोगे ना तो फेल हो जाओगे मार्केट के अंदर। आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से, आपको अपने अजम्पशन के हिसाब से नहीं चलना है। कस्टमर को जो चाहिए वो आप कस्टमर को दोगे तो ही सक्सेस पाओगे, ठीक है। तो दिस आल्सो डजंट गुड लुक गुड मी गुड दिस आल्सो डजंट लुक गुड टू मी। सो क्या आंसर रहेगा इसका? फिफ्थ का आई थिंक बी होना चाहिए ना। अंडरस्टैंड, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस थ्रू मार्केट रिसर्च एंड यूजर फीडबैक के थ्रू आप क्या करो, को अचीव कर दो। फिफ्थ का क्या आंसर होगा? फिफ्थ का आंसर होगा बी। एंड वी आर डन विद चैप्टर नंबर 3 एज वेल। So if you like the video, please share it with all your friends and do let me know in the comment section अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा हो तो। Thank you so much for watching. Thanks a lot.